अभिनव अपनी मुंह बोली माँ भारती को लेकर अलायना के स्टोर शॉपिंग करने आ गया था। हालांकि कुछ देर वहाँ बिताने के बाद उसने देखा कि एक आदमी ने भारती के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। यार तुम इन भिखारी लोगों को अपने स्टोर में अंदर घुसने कैसे देते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ और भी कस्टमर आए हुए हैं? अभिनव ने सेल्स पर्सन पर भड़कते हुए उस आदमी की ओर देखा और वो उसे तुरंत ही पहचान गया। उस आदमी ने भी फिर एक पल के लिए अभिनव की ओर देखा और वो हैरान होकर हंस पड़ा। क्या बात है, तुम यहाँ? अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीख लो कृतेश, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कृतेश के चेहरे से हंसी गायब हो गई और वो फिर रूखी नजर से भारती की ओर देखने लगा। ये भिखारन तुम्हारी माँ है? ओए, औकात में है, ये मेरी माँ है, कोई दिक्कत? अभिनव ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और कृतेश फिर से हंसने लगा। अबे तू तेरी औकात देख, पता है मुझे, उस दिन भी तू नकली मेंबरशिप कार्ड लेकर आ गया था होटल में। तेरे जैसे को टाइगर का मेंबरशिप कार्ड मिलने का कोई चांस ही नहीं है। कॉलेज में तेरे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे और तू हर दूसरे बच्चे से उधार की भीख मांगता फिरता था। तब भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। और ऐसा भी नहीं कि अपनी रियलिटी को एक बार एक्सेप्ट कर ले, बस जबरदस्ती अपने आप को किसी रईस की औलाद दिखाना है उसको। अपनी माँ को भी ले आया आज इस बुटीक पर। तेरे पास पैसे भी है यहाँ कुछ खरीदने के लिए? और अगर है भी तो पहले इस बुढ़िया को ढंग के कपड़े तो दिला देता, कम से कम भिखारी तो नहीं लगती है। इसी वक्त कृतेश के बगल में खड़ी लड़की भी गुस्से से बोल पड़ी। प्लीज इसे जल्दी बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। ये बुटीक तेरे बाप का नहीं है, समझा? तू भी यहाँ सिर्फ एक कस्टमर ही है, हमारी तरह। अगर इतना ही दम घुट रहा है ना तेरा और तेरी गर्लफ्रेंड का, तो खुद का बुटीक खोल ले और दिन भर शॉपिंग कर वहाँ पर। अभिनव कृतेश पर भड़क उठा। एक दिन बुटीक भी खोल लूंगा, तू उसकी टेंशन मत ले। तू सिर्फ अपनी माँ की फिक्र कर। इतने सालों बाद मिली है वो तुझे, पहले उसे कुछ खिला पिला देता, सीधा यहाँ लेकर आ गया। और वैसे सच बता अभिनव, तू यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है ना? क्योंकि 5-10 हजार से कम की तो यहाँ कोई चीज मिलती ही नहीं। और जहाँ तक मुझे याद है 5-10 हजार ही तेरी महीने की सैलरी हुई थी। कृतेश हंसते हुए सेल्स पर्सन की ओर देखने लगा और उसने कहा, यह आदमी एक नंबर का फटीचर है और यहाँ कुछ नहीं खरीदेगा, समझे? सिर्फ अपनी माँ को लेकर एसी में टाइम पास करने आया है। निकाले इसको बाहर यहाँ से। अभिनव बहुत गुस्से में था और वो कृतेश के मुंह पर एक मुक्का बरसाने वाला था, लेकिन फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर उसने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करा, क्योंकि पास में भारती भी खड़ी थी। चलो देख क्या रहे हो, निकाल दो दोनों को बाहर, नहीं तो हम किसी दूसरे बुटीक में चले जाते हैं। कृतेश ने सेल्स पर्सन को धमकाते हुए कहा। वो सेल्स पर्सन अब उलझन में आ चुकी थी। कृतेश उनके रेगुलर कस्टमर में से एक था और उसने स्टोर के स्टाफ को भी हर खरीद पर कमीशन दिलवाया था। कई बार तो ऐसे दिन भी आते थे जब वो स्टोर आकर कुछ खरीदता नहीं था, पर फिर भी स्टोर के पूरे स्टाफ को उनकी मेहनत के लिए कुछ न कुछ कंपेंसेशन देकर जाता था। उस सेल्स पर्सन को समझ आ गया था कि वो अभिनव के लिए कृतेश जैसे कस्टमर को नाराज नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने तुरंत अपना फैसला भी तैयार कर लिया। उसे वैसे भी अभिनव की माँ की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे भी थे। सर प्लीज, आपको अब यहाँ से जाना पड़ेगा। अभिनव ने अपनी नजरें कृतेश से उस सेल्स पर्सन की ओर घुमाई। क्या ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो? तुम्हें हक नहीं है किसी एक कस्टमर को फेवर करके दूसरे को मना करने का, समझी? बिजनेस हर एक कस्टमर की रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ता है। अभिनव की शिकायत सुनकर कृतेश मुस्कुरा दिया। कस्टमर उसे ही कहते हैं जिसके पास जेब में पैसे हो मिस्टर अभिनव। प्लीज अब जाइए। अब सेल्स पर्सन थोड़ी चिढ़ते हुए बोली। नहीं तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी का नाम सुनते ही भारती अभिनव के करीब आ गई। बेटा चलते हैं यहाँ से। अभिनव ने तुरंत ही ना करते हुए अपना सिर हिला दिया। नहीं माँ, हम अभी यही रहेंगे। खरीदी करने आए हैं
तो खरीदी करके ही जाएंगे। जिस भी गधे को हमसे प्रॉब्लम होगी वो अपने आप यहाँ से निकल जाए। सेल्स पर्सन ने गुस्से में गहरी सांस ली और वो अपना फोन निकालकर सिक्योरिटी को बुलाने लगी। हालांकि इसी वक्त अचानक एक आदमी वहाँ का शोर सुनते हुए उनके पास आ पहुँचा। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर, अच्छा आप आ गए। ये आदमी और इसकी माँ स्टोर को माहौल खराब कर रहे हैं। सेल्स पर्सन ने अभिनव पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई। मैंने इसे कहा कि अभी के अभी स्टोर छोड़कर चले जाओ, तो भी ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। उस आदमी यानी स्टोर मैनेजर ने अपनी सेल्स पर्सन की शिकायत सुनते हुए अभिनव की ओर देखा और उसे तुरंत पहचान भी लिया। उसे याद आया कि ये वही इंसान था जिसने कुछ दिनों पहले ही स्टोर से सबसे महंगी घड़ी खरीदी थी। इसके अलावा भी अलायना ने उसे स्पेशली इस आदमी के लिए फोन भी लगाया था। तब से ही मैनेजर को समझ आ चुका था कि इस आदमी का अलायना के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट था और इसके खिलाफ एक छोटी सी गलती भी उन सभी की नौकरी खत्म कर सकती थी। तुम झूठ बोल रही हो और जानबूझकर इस कस्टमर की साइड ले रहे हो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम आए भी इससे पहले थे और हमारे पास पैसा भी है यहाँ शॉपिंग के लिए। अभिनव ने तुरंत मैनेजर के सामने उस सेल्स पर्सन की शिकायत करनी शुरू कर दी। उसकी शिकायत सुनकर मैनेजर घबरा गया था। उसने गुस्से से अपनी सेल्स पर्सन की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या कर रहे हो तुम? अपने बॉस की डांट सुनकर वो सेल्स पर्सन हैरान हो गई। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मैनेजर तुरंत ही अभिनव के करीब आ गया और थोड़ा झुकते हुए बोला, सॉरी सर, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आप आ रहे हैं। अगर आप या अलायना मैम मुझे कॉल कर देते तो मैं आपके लिए पूरे स्टाफ को रेडी रखता। दूसरी ओर कृतेश की भी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई थी। ये क्या हो रहा है? अभिनव ने मैनेजर को देखकर सिर हिलाया। अब बस अपने स्टोर पर कुछ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन को ही रखिए, ऐसे बदतमीजी से बात करने वाले गवार नहीं। उसने फिर एक पल के लिए कृतेश की ओर भी देखा। और हाँ, ऐसे कस्टमर्स को भी मत एंटरटेन कीजिए जो दूसरे कस्टमर्स को नीचा दिखाने आते आपके स्टोर में। जी सर। मैनेजर ने फिर उस सेल्स पर्सन को घूर कर देखा जो डर के मारे कांपने लगी थी। ये देखने के बाद कि उसके बॉस अभिनव से माफी मांगने के लिए झुक गए थे, उसे पता चल गया था कि अभिनव कोई मामूली कस्टमर नहीं था। You are fired right now। मैनेजर के इन शब्दों को सुनते ही वो सेल्स पर्सन अपने घुटनों पर गिर गई और उसके आंसू निकल आए। मैनेजर ने फिर बाकी के स्टाफ की ओर देखा जो अपने मैनेजर को देखकर आसपास इकट्ठे हो चुके थे। और तुम सब में से कोई भी इस मैटर को ठीक करने आगे नहीं आया। तुम लोगों को मजा आता है क्या ऐसा तमाशा देखने में? सस्पेंड, तुम सब लोग सस्पेंड हो 2 हफ्तों के लिए। सर प्लीज, आई एम रियली सॉरी, जॉब से मत निकालिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि। शट अप। घुटनों पर बैठी वो सेल्स पर्सन अपनी नौकरी की भीख मांग रही थी पर उसके मैनेजर ने उसे बीच में ही रोक दिया। दूसरी ओर कृतेश को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि इस स्टोर का मैनेजर अभिनव जैसे फटीचर के सामने क्यों झुक रहा था। हालांकि फिर उसे याद आया कि अभिनव के पास टाइगर मेंबरशिप कार्ड था और वो कार्ड वाकई में असली भी था। इस बात में कोई शक नहीं था कि कॉलेज में सबसे गरीब अभिनव ही हुआ करता था। साथ ही साथ कृतेश ने एक बार को ये भी मान लिया था कि रियूनियन पार्टी का 5 लाख रुपए का होटल बिल अभिनव ने लॉटरी के पैसों से भरा था। लेकिन अब उस मैनेजर को भी अभिनव के सामने झुकते देखना कोई आम बात नहीं थी। कृतेश खुद अलायना के उस बुटीक का काफी लंबे समय से कस्टमर था, लेकिन आज तक मैनेजर उससे भी इतनी प्यार से पेश नहीं आया था। तभी उस सेल्स पर्सन को घूरते हुए मैनेजर ने अपनी नजर कृतेश की ओर घुमाई। और हम आपके जैसे बदतमीज कस्टमर्स को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसीलिए आप सभी अलायना बुटीक्स और स्टोर से ब्लैक लिस्ट किए जाते हो, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। क्या? ये सुनकर कृतेश को और भी बड़ा झटका लग गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों का रेगुलर कस्टमर हूँ, मैंने तुम लोगों को बहुत पैसा दिया यार। कृतेश की इन इमोशनल बातों का मैनेजर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने धीरे से कृतेश को कहा,
अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी की धमकी सुनते ही कृतेश का दिमाग खराब हो गया और उसने अभिनव को देखते हुए कहा, मुझे ये तो पता नहीं कि तूने यहाँ क्या किया है, लेकिन मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। और इतना कहकर कृतेश उस लड़की के साथ तूफान की तरह बाहर निकल गया। अभिनव उस लड़की को देखकर हैरान था। उसे लग रहा था कि ये कृतेश की नई गर्लफ्रेंड थी। वैसे इससे पहले कामिनी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अभी अभिनव ये सोच ही रहा था कि इतने में उस सेल्स पर्सन ने मैनेजर से गिड़गिड़ा कर कहा, बस प्लीज मेरे ऊपर रहम कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। अगर तुम खुद यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। वो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। मैनेजर ने सेल्स पर्सन को फटकारते हुए कहा। सेल्स पर्सन ये सुनते ही उठी और वहाँ से निकल गई। इसके बाद मैनेजर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, आपको हमारी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज के बाद आप जब भी यहाँ आएंगे मैं पर्सनली आपको अटेंड करने के लिए यहाँ मौजूद रहूंगा। आप प्लीज किसी से भी कहकर मुझे बुलवा लेना। अभिनव ने मैनेजर को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, आपको इन लेडी से माफी मांगनी चाहिए। अभिनव ने भारती की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैनेजर ने भारती को देखा और बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी मैडम। अभिनव ने भारती को देखा और बोला, माँ आप ठीक हो? भारती की आंखें पहले से ही भरी हुई थी और अभिनव की बात सुनकर उसकी आंखों का आंसू उसके गाल पर लुढ़क आया था। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। अभिनव फिर से मैनेजर की तरफ पलटा और बोला, मैं यहाँ से हर वो कपड़ा खरीदना चाहता हूँ जो इन्हें पसंद है और जो इन्हें चाहिए। अब अपने स्टाफ से कहिए कि वो हर वो ड्रेस निकाले जो इनके ऊपर अच्छी लगेगी। मैनेजर धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं अभी ये सब करवा देता हूँ सर। और इतना कहते ही उसने और एक सेल्स पर्सन को बुलाया और उसे अभिनव के बताए हुए काम पर लगा दिया। जब अभिनव भारती को लेकर घर पहुंचा तो भारती के चेहरे पर मुस्कान थी। वो काफी खुश थी और उसके होठों को भी मुस्कुराने की आदत पड़ती जा रही थी। अभिनव यही सोच सोच कर हैरान होता रहता था कि आखिर इतने सालों में भारती के ऊपर क्या कुछ नहीं बीता होगा। उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा, वो भी तब जब उसने अभिनव की माँ विद्या के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दिया था। एक माँ के दिल में बसे उसके बेटे की जगह तो कोई नहीं ले सकता था, लेकिन फिर भी अभिनव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता था। न सिर्फ वो भारती का दुख हल्का करना चाहता था, बल्कि इसी बहाने वो भारती का कर्ज भी उतार रहा था। भारती ने उसकी माँ की सीक्रेट रेसिपी इतने सालों तक संभाल कर रखी थी। अभिनव के लिए ये किसी कर्ज से कम नहीं था। मैं तुम्हें वो बॉक्स दे देती हूँ, भारती ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कपड़े के बैग्स लेकर उसके पीछे चलने लगा। वो चलते चलते ये सोचने लगा था कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या फॉर्मूला था जिसके लिए उसकी माँ को उनकी जान भी गंवानी पड़ी थी। उसे कहीं न कहीं ये भी महसूस हो रहा था कि उस बॉक्स में उसकी माँ विद्या की कोई फोटो भी हो सकती थी, जिससे वो ये तो पता कर ही पाएगा कि उसकी माँ दिखती कैसी थी। बॉक्स खोलते ही अभिनव को उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। क्या उस बॉक्स में उसके पिता से जुड़ा भी कोई सामान निकलेगा? क्या वो क्रीम का फॉर्मूला वाकई अभिनव के नए बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। भारती विद्या गढ़वाल का क्रीम फॉर्मूला वाला बॉक्स अभिनव को देने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगी थी। अभिनव चलते चलते यही सोच रहा था कि उस बॉक्स में क्या क्या निकल सकता था। अभिनव यही सोच रहा था कि इस दुनिया में हजारों क्रीम्स बन चुकी थी, फिर उसकी माँ की रेसिपी में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से बात उनकी जान पर आ गई थी। इस बीच भारती ने उसे वो बॉक्स थमाया और वो दोनों फिर से लिविंग रूम में आ पहुँचे। देखने में अभिनव को वो बॉक्स साधारण सा ही लग रहा था, हालांकि वो इंटरेस्टेड था ये देखने में कि उसके अंदर क्या क्या रखा था। सोफे पर बैठते ही अभिनव उस बॉक्स को खोलने ही वाला था कि अचानक भारती बीच में बोल पड़ी,
रुको, पहले मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने को बना लेती हूँ। अभिनव ने एक पल के लिए उस बॉक्स को देखा। भले ही वो उसे खोलना चाहता था, पर उसे भूख भी बहुत लग रही थी। उसने आखिरकार मन मार कर बॉक्स एक साइड रखा और फिर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप इन नई ड्रेस में से कोई ड्रेस पहनकर अच्छे से बन जाओ और उसके बाद हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बनाना। अभिनव ने भारती को छेड़ते हुए कहा। ये सुनते ही भारती जोर जोर से हंसी और बोली, उम्र के साथ साथ तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल हो गया है, वरना बचपन में तो तुम बहुत सीरियस रहा करते थे। इतना कहकर भारती ने कपड़ों से भरा एक बैग उठाया और अपने कमरे में चली गई। इधर अभिनव के जहन में भारती की कई बात घूम रही थी। उसकी माँ को उसके पिता की सच्चाई के बारे में पता था या नहीं, अभिनव नहीं जानता था। वो बहुत छोटा था, शायद इसीलिए इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उल्टा वो तो अपने पिता से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके पिता उसके स्कूल के किसी भी फंक्शन, किसी भी गैदरिंग में नहीं आते थे। जब भी अभिनव उन्हें बुलाने की कोशिश करता था, तो उनके पास कोई न कोई बहाना हमेशा तैयार रहता था। यही सब सोचते हुए अभिनव ने बाहर अपनी गाड़ी के पास जाकर और भी कपड़ों के बैग्स उठाना शुरू कर दिए थे। वो एक बार में जितने बैग्स उठा सकता था उतने उठा रहा था। उसने उन्हें लिविंग रूम में रखा और फिर बचे हुए लाने के लिए फिर से बाहर चला गया। उन्होंने मजाक मजाक में ढेर सारे कपड़े खरीद लिए थे। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो उसे ख्याल आया कि उस बॉक्स को उसे फिलहाल भारती के घर ही रखा रहने देना चाहिए था। भारती के घर का कोई भी कमरा उसके लिए सेफ हो सकता था। उस बॉक्स के साथ साथ वो उन डॉक्यूमेंट्स को भी वहाँ रख सकता था जिन्हें सेफ रखना जरूरी था। इसी बीच एक शानदार सलवार कमीज पहनकर भारती बाहर आई और बोली, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं अभी कुछ बढ़िया और गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। जैसे ही भारती ने इतना कहा तो अभिनव ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ लेने जाना है, कुछ जरूरी सामान है। मैं अभी गया और अभी आया। भारती ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे आने तक खाना रेडी हो जाएगा। और इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। इधर अभिनव भी अपनी गाड़ी के पास आ गया था। उसने गाड़ी चालू की और सीधा अपने पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना डॉक्यूमेंट्स वाला बॉक्स लिया और फिर से गाड़ी में बैठ गया। इससे पहले कि वो गाड़ी चालू कर पाता, उसे बलराज का कॉल आ गया। उसने कहा, बच्चे आ गए अभिनव, उनमें से एक बच्ची बिंदु तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अभिनव समझ गया कि बिंदु को क्या बात करनी थी, इसीलिए उसने पूछा, अभी वो कहाँ है? वो अभी अपने पापा के साथ रूम में है, लेकिन मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। मैंने तुम्हें बस इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। थैंक यू, तुमने जो किया वो काफी से भी ज्यादा था। अब इसके बाद आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा। हैव फन। ओके टाइगर, बाद में बात करते हैं। इतना कहते ही बलराज ने फोन काट दिया। अभिनव ये सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि इस वक्त बिंदु बहुत खुश होगी। वो अगले दिन निहारिका और लक्ष्य से मिलने के लिए वैसे भी हॉस्पिटल जाने वाला था। ये सब सोचते हुए अभिनव की नजर बॉक्स पर पड़ी। वैसे तो बॉक्स भारती के यहाँ सेफ रहने वाला था, लेकिन अभिनव को ये डर भी सता रहा था कि अगर उसके घर में चोर घुस आए तो क्या होगा। अभिनव भारती के घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड्स को बैठाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसमें एक दूसरा पेंच फंस गया था। भारती के घर में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए गार्ड्स को ड्यूटी पर रखा जाए। अगर गार्ड्स एक खाली कमरे की पहरेदारी करते तो किसी को भी ये शक हो जाता कि कमरे में कुछ न कुछ तो है। अभिनव यही सोचते हुए दोबारा भारती के घर आया तो उसे कुछ पकने की खुशबू आई। वो खुशबू काफी अच्छी थी। अभिनव ने भारती से पूछा, आप क्या बना रही हो? और वो बॉक्स टेबल पर रखकर भारती के पास जाने लगा। भारती ने कहा, मैंने हमारे लिए दाल, चावल और पकोड़े बनाए हैं। ये सुनते ही अभिनव खुश हो गया। उसे पकोड़े बहुत पसंद थे। अभिनव ने गर्मा गर्म पकोड़े में से एक पकोड़ा उठाया और उसे खाकर भारती से बोला, मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, मुझे उसे रखने के लिए एक कमरा चाहिए।
आपके घर में मुझे एक कमरा मिल सकता है क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है? कमरा क्या, पूरा घर ही तुम्हारा है, जहाँ चाहो वहाँ रखो। अभिनव मुस्कुराया और बोला, थैंक यू सो मच, मैं देखता हूँ उसे कौन से कमरे में रखा जा सकता है। इतना कहकर अभिनव फिर से लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना डॉक्यूमेंट वाला बॉक्स उठाया और फिर भारती के कमरे के बगल वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने बॉक्स को उस कमरे में रखा और उसे ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। जब वो बाहर आया तब तक भारती भी अपना बॉक्स लिविंग रूम से उठाकर टेबल के पास आ गई थी। अभिनव ने उसके हाथ में बॉक्स देखकर कहा, मुझे लगा हम लोग पहले खाना खा लेते हैं। भारती मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा इस बॉक्स में से कुछ चीजें तुम्हें दिखाना जरूरी है। और हाँ, एक जंगली फूल है जिसे हमें ढूंढना होगा, वो इस क्रीम का जरूरी इंग्रेडिएंट है। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और भारती के सामने बैठ गया। उसने भारती से कहा, हमें जल्द से जल्द इस चीज पर काम शुरू करना होगा। मैं कल वहाँ आऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे कंपनी का नाम बदलना होगा और साथ ही जल्द से जल्द प्रोडक्शन भी शुरू करवाना होगा। इसके लिए हमें कुछ लोगों को भी हायर करना होगा। वैसे मेरी टीम में कुछ लोग तो है, लेकिन हमें कुछ और की भी जरूरत पड़ेगी। भारती ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रही थी। मुझे इंग्रेडिएंट्स तो तैयार करने ही होंगे, लेकिन साथ ही तुम्हें भी उसे चेक करना होगा। इतना कहते ही भारती ने एक नया सा नोटपैड निकाल लिया। उसे देखकर लग रहा था कि भारती ने उसे अभी खरीदा है। उसने अभिनव से कहा, मैंने ये अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा था और सारी रेसिपी इसमें कॉपी कर ली थी। मेरे पास इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नए गैजेट्स खरीद सकूं। ये कहकर भारती ने वो नोटपैड अभिनव को दिया। अभिनव ने उसके कुछ पन्नों को पलटाया और बोला, नाइस। अब मेरे हिसाब से आपको आराम करना चाहिए। आप इंग्रेडिएंट्स की तैयारी का काम कल से भी शुरू कर सकती है। मैं अपने कुछ आदमियों को आपकी हेल्प के लिए भेज दूंगा। आपको जहाँ जाना होगा वो लोग ले जाएंगे, जो मंगवाना होगा वो लोग ले आएंगे। अब आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, ठीक है? ये सुनते ही भारती खुश हो गई और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मुझे मिल जाओगे और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। मैं बलराज से कहूँगा कि वो आपको किसी बढ़िया सी जगह पर घुमाने ले जाए। हमारी कंपनी के मैनेजर होने के नाते आपका किसी अच्छी जगह जाकर घूमना तो बनता है। ये सुनते ही भारती हंसने लगी और बोली, ठीक है, मैं इस कंपनी को बेस्ट बनाने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। मैं जानता हूँ, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भारती ने पूछा, वैसे तुमने कंपनी के नाम के बारे में क्या सोचा है? अभिनव इस बारे में काफी कुछ सोच रहा था। बहुत सारे आइडियाज उसके दिमाग में चल रहे थे। आखिर में उसके दिमाग में एक नाम आकर बस गया। उसने भारती से कहा, मेरे हिसाब से विद्या स्किन केयर अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कंपनी के नाम में माँ का नाम शामिल हो। वैसे भी ये क्रीम बनाए तो उन्होंने ही है। भारती ने हाँ में सिर हिलाया और चमकती हुई आंखों से अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, देखना, उन्हें तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। अगर वो यहाँ होती तो तुम्हें गले लगा लेती, लेकिन अब जब वो यहाँ नहीं है तो उनकी जगह ये काम मैं कर देती हूँ। इतना कहते ही भारती ने अभिनव को गले लगा लिया। भारती के साथ खाना खाने के बाद अभिनव घर चला आया था। वो दोबारा काम पर नहीं जाना चाहता था। जैसे ही वो भारती के घर से निकला तो उसने बलराज को फोन मिलाया और उसने कहा कि वो भारती के लिए एक बढ़िया सी गाड़ी खरीद ले। बलराज ने अभिनव से वादा किया कि वो शाम तक भारती के घर पर गाड़ी भिजवा देगा। बलराज का फोन रखते ही अभिनव का फोन फिर से बजने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिख रहा था। हेलो बॉस, जिमी दिस साइड। फोन की दूसरी साइड से अभिनव को एक एक्साइटेड सी आवाज सुनाई दी और वो उसे पहचान भी गया। उसे महसूस हुआ कि जिमी हर वक्त किसी कारण से एक्साइटेड ही रहा करता था। बोलो जिमी, क्या खबर लाए हो? सर, आपने जो काम बोला था रिसर्च का, उसकी रिपोर्ट रेडी है। आपको सेंड कर दूं ना? नहीं, रुको।
मुझे मोबाइल पर सेंड मत करो। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा। मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊंगा। अपने साथ उस रिपोर्ट की एक हार्ड कॉपी रेडी रखना। उसके हिसाब से ही फिर तुम्हारे बाकी साथियों को भी काम पर लगाया जाएगा। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल था, मोबाइल पर क्यों सेंड नहीं करना है? इस ऑनलाइन दुनिया में कोई भी चीज आसानी से ट्रैक हो सकती है जिमी। और तुम तो कंप्यूटर ऑपरेटर थे ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता था? अभिनव की बात सुनकर जिमी थोड़ा घबरा गया और उसने जैसे तैसे अपनी सफाई दी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे पता है ऑनलाइन के रिस्क, और फिर लगा कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या ही हो सकता था जिससे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। है। प्रॉब्लम कहीं से भी खड़ी हो सकती है, इस बात को याद रखना। चलो फोन रखता हूँ, कल रेडी रहना। इससे पहले कि अभिनव फोन रख पाता, जिमी तुरंत बोल पड़ा। सर एक और बात है, वो मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए आपको थैंक यू कहना था। जिमी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। अभिनव उसकी बात पर मुस्कुराया। यू आर वेलकम, बाय। फोन रखकर वो सिंह परिवार के घर पहुंच गया। जब अभिनव घर में दाखिल हुआ तो उसे चित्रा की आवाज सुनाई दी। वैसे ये फनी तो था नहीं, फिर भी मुझे हंसी आ गई। अभिनव उसकी आवाज सुनते ही समझ गया था कि अनन्या और चित्रा पहले से ही घर में थे। जैसे चित्रा की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, ये लो, ये भी आ गया। चित्रा की बात सुनते ही अनन्या ऊपर देखने लगी। अभिनव को इतना जल्दी घर पर देखकर अनन्या हैरान हो गई। हेलो, अभिनव ने उन दोनों से कहा और अंदर जाने लगा। वो जानता था कि जब वो अंदर घुस रहा था तो चित्रा उसी के बारे में भला बुरा कह रही थी, लेकिन इस बात से अभिनव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो थका हुआ था और बस सोना चाहता था। पर इससे पहले कि वो ऊपर जाता, चित्रा ने अनन्या से कहा, तुझे इस जैसे फर्नीचर में क्या पसंद आया अनन्या? मैंने सुना है बिना माँ बाप के बच्चे आवारा होते हैं। ये भी किसी आवारा से कम तो नहीं है? ये सुनते ही अभिनव के आगे बढ़ते हुए पैर रुक गए। भले ही चित्रा की आवाज धीमी थी, लेकिन अभिनव उसकी बात सुन चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव चित्रा को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देगा? और क्या वो अपनी माँ के सपने को नई कंपनी शुरू करके साकार करेगा? क्या भारती के घर में अभिनव का सामान सेफ रह पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। दिन खत्म करके अभिनव आखिरकार अपने घर वापस लौट आया था। हालांकि वहाँ भी उसने देखा कि चित्रा अनन्या के साथ बैठकर अभिनव की बुराई करते हुए ठहाके लगा रही थी। वैसे तो अभिनव उसे इग्नोर करके अपने बेडरूम की ओर जा रहा था, लेकिन तभी चित्रा ने उसे एक आवारा आदमी कह दिया, जिससे अभिनव के पैर वहीं थम गए। वो पलटकर चित्रा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था और अगर जरूरत पड़ती तो उसे ये भी बता देता कि वो क्यों उसके जैसे टाइगर के सामने एक चींटी बराबर भी नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि वो पलट भी पाता, अनन्या ही बीच में बोल पड़ी। चित्रा, इनफ। अभिनव कोई आवारा नहीं है। तुम मजाक मजाक में अब बहुत बोल रही हो। ओह, लगता है तुम्हारा दिल आने लगा है उस पर अब। चित्रा ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा, जिससे अनन्या गुस्सा हो गई और उठकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगी। अरे अनन्या, क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रही थी बस। अनन्या अभिनव की ओर बिना देखे ही अपने बेडरूम में चली गई। अभिनव ने पहले उसे जाते देखा और फिर पलटकर चित्रा की ओर देखा। थोड़ा ना कम बोला करो, उसने रूखी आवाज में कहा और फिर वो भी अपने बेडरूम में चला गया। चित्रा हैरानी से उन दोनों को देखती रह गई थी। बेडरूम में घुसते ही अभिनव ने देखा कि अनन्या ऑलरेडी चादर ओढ़कर सो चुकी थी। उसने उसे उठाने की कोशिश नहीं की और अपने कपड़े बदलकर वो भी चुपचाप बेड पर आकर सो गया। सुबह होने को आई, लेकिन अभिनव की पिछले दिन की थकान अभी तक नहीं उतरी थी। हालांकि उसके बावजूद वो अपनी नींद उड़ाकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा था। कहाँ गया? अचानक अनन्या ने हैंगर पर टंगे कपड़ों के बीच कुछ ढूंढते हुए पूछा। अभिनव ने भी उसकी ओर देखा और भुएं उठाकर पूछा, क्या कहा गया? वो सूट कहाँ गया जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? तुम उसे कल पहनकर गए थे ना? फिर दूसरे कपड़ों में कैसे वापस आए हो? अनन्या ने ऐसा जताने की पूरी कोशिश की कि उसके लिए सूट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
हालांकि अभिनव उसके अंदर हो रही बेचैनी को भाप चुका था। तुम गुस्सा हो क्या? मैं क्यों गुस्सा होंगी भला? सूट तो तुम्हारा था वैसे भी, मुझे उससे क्या ही लेना देना। अनन्या ने बहाना लगाते हुए कहा और फिर बात घुमाने की कोशिश की। वैसे तुम बताओ, आजकल कुछ और भी काम करने लगी हो क्या? तुम्हारा घर वापस आने का टाइम कुछ फिक्स ही नहीं है। कभी जल्दी आ जाते हो, कभी बहुत लेट, कभी आते ही नहीं हो। आखिर चल क्या रहा है? अभिनव ने सांस छोड़ी और वो फिर से आईने की ओर अपनी टाई बनाने को पलट गया। जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ, और क्या। जैसे तैसे गुजारा, व्हाटएवर। कुछ भी बकवास करते हो, अपना शेड्यूल थोड़ा ठीक करो। अनन्या रूखी आवाज में ये बोलते हुए कमरे के बाहर चली गई। अभिनव उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। उसे पता था कि वो सूट की चिंता कर रही थी। वैसे भी भले ही वो कल भूल गया हो, लेकिन अभिनव उस सूट को आज अकरम से वापस लेने ही वाला था। मैंने भी जब ये न्यूज पढ़ी ना ऑनलाइन, तो मेरा भी एक पल के लिए दिमाग खराब हो गया, सनी ने कहा। इसी वक्त अभिनव भी डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बताओ, अरबाज जैसा पावरफुल आदमी भी मारा गया, आखिर इस शहर में सेफ है ही कौन? शर्मिला ने अभिनव को इग्नोर करते हुए अपनी बात कही। जमाना बहुत खराब हो गया आजकल, सभी का अलर्ट रहने में ही फायदा है। राजीव ने भी शर्मिला की बात में अपनी बात जोड़ी। उसके चेहरे पर हल्का सा खौफ भी दिखाई दे रहा था। पर अरबाज को मारा किसने होगा? उसकी तो शायद किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। अनन्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अभिनव उन सभी की बातें ध्यान से सुन रहा था और उसका कुछ बोलने का मन नहीं था। वो चुपचाप सिर्फ अपने नाश्ते पर ध्यान दे रहा था और खाते खाते ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि सामने बैठे हरदेव बहुत देर से उसी की ओर देखे जा रहे थे। अभिनव, हरदेव अचानक बोले और अभिनव ने उनकी ओर गर्दन उठाई। जी सर। तुम जो वो घड़ी लाए थे पीट फील की, वो तुमने लॉटरी के पैसों से ही खरीदी थी ना? अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हाँ, उसी से खरीदी थी। दादाजी ये नकली होगी, आप कहो तो मैं उसे चेक करवा लो ऑफिशियल स्टोर पर, सनी ने बीच में हंसते हुए कहा। तभी हरदेव गुस्से में धीरे से बोल उठे। मैंने चेक करवा लिया है, तो घड़ी असली है। पीटफील्ड का मॉडल नंबर 1527, कीमत 12 करोड़। बाप रे, 12 करोड़! शर्मिला का मुंह खुला का खुला रह गया। पर ये कहाँ से 12 करोड़ लाया होगा पापा जी? जरूर इसने कहीं से चोरी की होगी। मॉम, कुछ भी मत बोलो प्लीज, अनन्या चिढ़ते हुए शर्मिला से बोली। भले ही उसे भी इस बात पर शक था कि अभिनव इतनी महंगी घड़ी कहाँ से ला सकता था, लेकिन फिर भी वो इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकती थी कि उसने वो कहीं से चुराई थी। कुछ भी नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। चलो एक बार को मान भी लिया कि इसकी कोई लॉटरी लगी होगी, पर इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता कि सारा पैसा घड़ी खरीदने में ही लगा दे। अभिनव से रहा नहीं गया और वो अपनी चम्मच नीचे रखकर बोल पड़ा। मैं सिर्फ दादाजी को अपनी ओर से एक अच्छी घड़ी गिफ्ट करना चाहता था, इसीलिए मैंने सारे पैसे उसे खरीदने में लगा दिए। अब मैंने क्यों लगाए ये मेरी मर्जी है, और मेरी मर्जी इसीलिए है क्योंकि पैसे भी मेरे हैं। हरदेव को मन ही मन अभिनव के शब्द सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। भले ही उसने सारे पैसे एक घड़ी में लगाकर बेवकूफी जरूर करी थी, लेकिन उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। मॉम, लॉटरी के अलावा अभिनव के पास एक जॉब भी है, मैनेजमेंट लेवल की, अनन्या ने शर्मिला को जवाब दिया, जिस पर शर्मिला हंस पड़ी। हाँ, अभी के लिए तो है, पर हो सकता है कि कल ना हो। नौकरी से निकल जाने में वक्त थोड़ी ना लगता है बेटा। और वैसे भी इतने दिन हो गए इसको नौकरी करते हुए, अभी तक कुछ खास कमा तो पाया नहीं। कभी कभी तो तरस भी आता है इसकी गरीबी देखकर। अभिनव तुरंत ही गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे अब निकलना होगा, एक्सक्यूज मी। वो अपना ब्रीफकेस लेकर घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी तक चलते हुए जिमी को फोन लगाने लगा। मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, मुझसे वहीं पर मिलो। ठीक है सर। जिमी ने तुरंत हाँ कर दी। अभिनव ने फोन काटा और फिर डॉन का नंबर डायल किया। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। सुनो, मुझे कुछ आदमी चाहिए
आज भारती की प्रोटेक्शन के लिए, खासकर तब जब वो कहीं बाहर जाना चाहे। ठीक है सर, मैं अरेंज करता हूँ। वैसे उन्हें कहाँ मिलना है भारती जी से? अभिनव ने डॉन के सवाल पर एक पल के लिए सोचा। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ भारती का, उन सभी को उससे वही मिलने को कहो। भारती को कुछ सामान मंगवाने का काम होगा, इसीलिए वो जो भी ऑर्डर दे उसे पूरा करना है। ठीक है? ठीक है बॉस, मैं मेरे आदमियों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभिनव अगली बात बोलने से पहले थोड़ा हिचकिचाया और जरा रंजन को हॉस्पिटल भेज देना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। डिसमिस्ड। अभिनव ने अपना आखिरी ऑर्डर देकर फोन काट दिया। आज के दिन उसे काफी सारी जगह जाना था, साथ ही नई कंपनी का नाम चेंज करवाने का प्रोसेस भी शुरू करना था। इसी पल उसे इंदु का ख्याल आया, जो उसकी इस सब काम में मदद कर सकती थी। उसने उसका नंबर डायल किया ही था कि अचानक उसके फोन पर रानी का कॉल आने लगा। अभिनव को एक पल के लिए अजीब लगा कि वो इतना सुबह सुबह फोन क्यों कर रही थी। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या बात है, इतनी सुबह कॉल? एनीथिंग अर्जेंट? रानी एक पल के लिए कुछ नहीं बोली और फिर उसने धीरे से कहा, जी सर, कुछ डिस्कस करना था आपसे मिस्टर अभिनव के बारे में। वैसे अगर आप अभी ज्यादा बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। अपना ही नाम सुनकर अभिनव गाड़ी स्टार्ट करते करते रुक गया। भले ही वो रानी से बात करने के मूड में नहीं था, मगर अब वो जानना चाहता था कि वो अभिनव के बारे में क्या कहना चाहती थी। नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। रानी ने अपना गला साफ किया और कहा, सर, आपको बस ये इन्फॉर्म करना था कि मिस्टर अभिनव कल ऑफिस नहीं आए थे और उन्होंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। मेरा मतलब हो सकता है कि वो किसी और काम में बिजी हो या फिर आपने ही उन्हें कहीं भेजा हो, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह बिना बताए ऑफिस में एब्सेंट नहीं रहना चाहिए था। अभिनव रानी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे इन सभी लोगों के साथ दो दो आइडेंटिटी का गेम खेलते हुए कभी कभी मजा भी काफी आता था। अच्छा, और तुम तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची कि वो एब्सेंट था? मुझे इमेजिंग सिक्योरिटीज के ही एक स्टाफ मेंबर ने बताया। सर, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है अभिनव का ऐसा बिहेवियर इमेजिंग सिक्योरिटीज के लिए हेल्दी नहीं है। वो कंपनी वैसे भी अभी अभी रिकवर होना शुरू हुई है। अभिनव ने कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया और फिर कुछ सेकंड्स बाद पूछा, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए उसके साथ? सर, मेरे हिसाब से तो वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए उन्हें फायर करके किसी दूसरे प्रोफेशनल इंसान को हायर कर लेना चाहिए। रानी का सजेशन सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी हो गई। उसे तुरंत ही समझ आ गया था कि यह सजेशन रानी का खुद का नहीं था, बल्कि किसी और ने उस पर प्रेशर बनाया था। लेकिन ये प्रेशर बनाने वाला हो कौन सकता था? देवेन की पिक्चर ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और सनी भी घायल पड़ा था। फिर कौन था ये? अभिनव को अपने सामने अब सिर्फ एक ही इंसान दिख रहा था और वो था चिराग। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करने के लिए थैंक्स। मैं इस मैटर को देखता हूँ। जी सर, जितना जल्दी अभिनव कंपनी से निकल जाए उतना अच्छा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं बात टाइगर ग्रुप की रेपुटेशन तक भी आ सकती है। रानी की बात पर अभिनव फोन म्यूट करके अपना सिर पकड़कर हंसने लगा। वो हंसे जा रहा था और इधर से रानी लगातार हेलो हेलो बोले जा रही थी। अपनी हंसी कंट्रोल करने के बाद ही उसने फोन अनम्यूट किया। ओके, डिसमिस्ड। अभिनव ने फोन काट दिया। उसे अभी भी हंसी आ रही थी, ये सोचकर कि जब रानी को पता चलेगा कि टाइगर और अभिनव एक ही इंसान हैं, तो उसके हाव भाव किस तरह से बनेंगे। अभिनव जानता था कि ये दिन दूर नहीं था और ऐसा और जल्दी हो जाएगा, इसीलिए उसे पता भी था कि अब आगे क्या करना है। दुनिया के सामने टाइगर बन वापस आकर उन सभी को उनकी औकात दिखा देना चाहता था, जो उसे सिर्फ एक फटीचर, गरीब और निकम्मा समझते थे। अब वो ये सब करना भी अंडर कवर रहकर ही चाहता था, ताकि उसका रिजल्ट लोगों को बुरी तरह से हैरान कर डाले। वैसे भी बदले का मजा तभी सबसे ज्यादा आता है जब लोग उसकी जरा भी उम्मीद नहीं करते हो। इस तरह के बदले का ट्रेलर अभिनव वैसे भी देवेन की फाइल खत्म करके दिखाई चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ
1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उसकी कंपनी भी बिक जाएगी और वो लोगों की नजरों से गायब भी हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करके अभिनव हॉस्पिटल की ओर जाने लगा और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच भी गया। लक्ष्य के रूम में जाते ही उसने देखा कि बिंदु निहारिका के पास ही उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बैठी थी। इस नजारे को देखकर अभिनव को आज जितनी राहत मिली थी वो शायद जिंदगी में वापस कभी नहीं महसूस करने वाला था। दूसरी ओर डॉन को अभिनव का आखिरी ऑर्डर थोड़ा अजीब लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक रंजन से कैसी बात करना चाहता था। हालांकि ऑर्डर टाइगर का था, इसीलिए डॉन के पास उसे मारने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए उसने तुरंत ही रंजन को फोन घुमा दिया। हेलो। हाँ बोलो डॉन। रंजन की आवाज सुनकर डॉन को एहसास हो गया था कि वो फिलहाल नींद में ही था। अपनी नींद उड़ाओ और हॉस्पिटल जाओ अभी के अभी। टाइगर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या? रंजन की नींद वाकई में उड़ गई और वो बेड से उठकर तुरंत ही खड़ा हो गया। अभिनव रंजन से किस बारे में बात करना चाह रहा था? अब वो चिराग से कैसे निपटेगा जो रानी के जरिए उसे नौकरी से निकालने की फिराक में था? जिमे के जरिए अभिनव स्मूथ थेरेपी की हरप्रीत के खिलाफ क्या प्लानिंग करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव रंजन से अचानक कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए उसने डॉन को उसे हॉस्पिटल भेजने का ऑर्डर दे दिया था। डॉन ने भी जब ये इन्फॉर्मेशन रंजन को पास की तो वो हैरान हो गया था। पर इतने सुबह सुबह अचानक क्यों बुलाया है टाइगर ने? वो भी हॉस्पिटल? रंजन ने अपना सिर खुजाते हुए पूछा। दूसरी साइड से फोन पर डॉन ने कहा, वो बोले कि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। इसके अलावा उन्होंने और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अरे यार, ठीक है, जाता हूँ मैं। रंजन ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। उसकी नींद अभी भी पूरी नहीं हो पाई थी। टाइम पर ही पहुँच जाना, लेट हुए तो टाइगर बात करने की जगह सुनाना शुरू कर देंगे, डॉन ने कहा और फोन रख दिया। रंजन अभी भी थोड़ा नर्वस था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभिनव उससे क्या बात करना चाहता था। दूसरी ओर हॉस्पिटल में लक्ष्य को उसकी बीवी और बच्ची के साथ देखकर अभिनव के दिल को चैन आ गया था। उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसने समय रहते निहारिका को भी बचा लिया था, जिसकी जिंदगी के साथ खुद अरबाज ही खेल खेले जा रहा था। टाइगर सर। अभिनव को देखते ही लक्ष्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी आवाज सुनते ही बिंदु ने भी गर्दन उठाकर अभिनव की ओर देखा और वो दौड़कर उसके पास आ गई। अभिनव भैया, उसने कहा। अभिनव ने घुटनों पर बैठकर बिंदु को गले लगा लिया। कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ। मुझे लगा था कि आप फिर कभी मुझसे मिलोगे ही नहीं। अभिनव ने मुस्कुराकर उसके बाल सहलाए। अच्छा, लेकिन मैं तो वापस आ गया आपको सरप्राइज देने। आपके पास कुछ है या नहीं मुझे सरप्राइज देने के लिए? आपको मुझसे सरप्राइज चाहिए था? बताओ सरप्राइज में क्या चाहिए? बिंदु ने कॉन्फिडेंटली कहा। अभिनव फिर मुस्कुराया और उसने कहा, अगर सरप्राइज में ये पता चल जाए कि क्या मिलने वाला है तो वो सरप्राइज नहीं रहता। खैर, तुम सेफ हो और अपनी फैमिली के साथ हो। मुझे सिर्फ यही सरप्राइज चाहिए था और कुछ नहीं। बाकी बताओ, तुम्हें मेरे घर में रहकर अच्छा लगा है नहीं? बिंदु ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। बहुत अच्छा लगा। क्या मैं आपके घर पर वापस आ सकती हूँ समर वेकेशंस में? बिंदु? पीछे से अचानक लक्ष्य बोल पड़ा। उसे लगा कि बिंदु का यूँ अभिनव से ज्यादा डिमांड करना ठीक बात नहीं थी। हालांकि अभिनव ने इस सवाल पर धीरे से उसके गाल खींचे और कहा, बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा कि आप कब आ सकती हो। सच में? उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और वो फिर से अभिनव के गले लग गई। मैंने आपको बहुत मिस किया था, पता है? मैंने भी। अभिनव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इसी वक्त पीछे से निहारिका भी धीरे से बोल पड़ी। थैंक यू मिस्टर अभिनव। यू आर वेलकम। आई होप तुम अब पहले से बेहतर महसूस कर रही होगी। अभिनव ने बिंदु को साइड करके निहारिका की ओर देखकर कहा, हाँ, उस नर्क जैसी जिंदगी के मुकाबले ये जिंदगी तो स्वर्ग जैसी ही है। सब आपकी मेहरबानी से। इतना तो मेरा फर्ज था, अभिनव ने कहा। निहारिका ने फिर एक पल उसकी ओर देखा और उसके आंसू निकल आए। सच बताओ तो मुझे लगा नहीं था कि मेरी बेटी जिंदा भी बचने वाली थी।
लेकिन आपने उसे भी बचा लिया। समझ नहीं आ रहा इस एहसान को हम लोग कैसे चुकाएंगे। अभिनव ने निहारिका की बात सुनते ही लक्ष्य की ओर देखा। लक्ष्य भी कल होश आने के बाद ऐसी ही बातें कर रहा था। अभिनव को लगा कि दोनों पति पत्नी को फिलहाल उसका एहसान चुकाने से ज्यादा अपना जीवन फिर से स्टार्ट करने की चिंता होनी चाहिए थी। तो अभिनव भैया एक तरह से मेरे गॉडफादर हुए ना? अचानक बिंदु बीच में बोल पड़ी, जिससे सभी लोग चौंक गए। बिंदु, शांत हो जाओ बेटा, लक्ष्य ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा। अभिनव ने इसी वक्त लक्ष्य की ओर देखकर उसे शांत हो जाने का इशारा किया और फिर बिंदु के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारा गॉडफादर बन जाऊं? बिंदु ने तुरंत ही सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, आप मुझे अच्छे लगते हो। वैसे भी पापा के पास कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जिसे मैं अंकल या भैया कह सकूं। तो आप मेरे गॉडफादर बनकर मेरी वो कमी भी पूरी कर दोगे? अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा। वो बच्ची वाकई अपनी उम्र से ज्यादा इंटेलिजेंट थी। लक्ष्य ने अभिनव की काफी मदद की थी, इसीलिए अभिनव जरूर ही उसका गॉडफादर बन सकता था। ठीक है, फिर आज से मैं अभिनव गढ़वाल, बिंदु का गॉडफादर, अभिनव ने कहा और बिंदु खुशी से उछल पड़ी। ये मैं अपने सारे फ्रेंड्स को आपके बारे में बताने वाली हूँ। मुझे सिर्फ अपने फादर ही वापस नहीं मिले, बल्कि साथ में एक गॉडफादर भी मिल गए हैं। बिंदु एक्साइटेड होते हुए तुरंत ही रूम के बाहर चली गई। अभिनव उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी नजरें लक्ष्य की ओर घुमाई। काफी इंटेलिजेंट लड़की है तुम्हारी। थैंक यू एंड सॉरी सर, वो शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई अभी। अभिनव ने सांस छोड़ी और कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। वैसे भी मैं अब उसका गॉडफादर हूँ। थैंक यू सो मच सर, मैं कितनी खुश हुई है मैं बता नहीं सकती। पीछे से निहारिका ने धीरे से कहा। अभिनव ने जवाब में सिर हिलाया। वेलकम। अभिनव ने फिर से लक्ष्य की ओर देखा और कहा, अच्छा तुमने जिमी को देखा क्या आज? वो मुझसे मिलने वाला था अभी यहाँ पर। मैं यही हूँ सर। लक्ष्य कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में जिमी की पीछे से आवाज आई। अभिनव ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे मेरी कार में मिलो जिमी। जी सर। जिमी रूम से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर जाने लगा। अभिनव एक बार फिर से लक्ष्य की ओर पलटा, और कुछ जरूरत लगे तो डॉन को फोन लगा देना, बाद में मिलते हैं। ओके सर। अभिनव सिर हिलाकर रूम से बाहर निकल आया और उसने गेट के पास खड़े एक गार्ड को अपने साथ आने का इशारा किया। वो आदमी अभिनव के साथ उसकी गाड़ी तक आया, जहाँ पर जिमी ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। अभिनव ने अपनी गाड़ी में से थोड़ा कैश निकाला और उस गार्ड को थमा दिया। इसे लक्ष्य को दे देना। टोटल 4 बंडल है, 3 लक्ष्य के परिवार के लिए और एक तुम अपने साथियों के बीच बांट लेना। याद रखना, कोई बदमाशी नहीं। इसके लिए थैंक यू सर। वो आदमी मुस्कुराकर बंडल लेकर अंदर चला गया। अभिनव भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और उसके पीछे पीछे जिमी भी पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था। उसने एक पल के लिए जिमी की ओर देखा और पूछा, बताओ अब क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? जी सर। जिमी ने एक फाइल निकाली और उसे अभिनव को थमा दिया। काफी सारी इन्फॉर्मेशन सर। मुझे ये भी पता चला है कि इस इंडस्ट्री में उसकी कंपनी नंबर 1 पर है और इसीलिए उसे बीते साल एक अवार्ड भी मिला था। अभिनव ने फाइल खोलकर उसके पन्ने पलटाना शुरू कर दिए थे। वो सच में इतनी प्रोफेशनल है क्या? इतने सारे अवार्ड्स, आखिर बात क्या है? हाँ सर, वो कई सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में भी आई है और तो और उसकी एक इंटरनेशनल ब्रांच भी है पेरिस में। आखिरी बार नंबर 1 का टैग वो 5 साल पहले हारे थे एनेक्स कॉर्पोरेशन से, लेकिन उसके बाद से कोई स्मूथ थेरेपी को हटा ही नहीं पाया टॉप से। अभिनव ने जिमी की ओर देखा। और हरप्रीत की क्या इन्फॉर्मेशन? अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताओ तो उसने 2 महीने पहले ही फिर से शादी की है, लेकिन उसका बेटा अभी भी पेरिस में ही है। इसके अलावा वो खुद भी फिलहाल दिल्ली में नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेस कह रहे थे कि वो यहाँ जल्द ही वापस आ जाएगी। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, और कोई इन्फॉर्मेशन? जिमी ने हामी में सिर हिलाया और उस फाइल के आखिरी पन्ने पर गया। मुझे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी पता चली है जो शायद हमारे काम आ सकेगी। इस हरप्रीत को ऑक्शन में जाने का भी बहुत शौक है, यहाँ तक कि इसकी ज्यादातर महंगी चीजें इसने ऑक्शन से ही खरीदी है।
कई लोग इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वीन भी बुलाते हैं, क्योंकि जो एक्सेसरीज ये पहनती है वो काफी कीमती होती है। अगर एक लाइन में कहूँ तो इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अभिनव ने जिमी की बात पर सिर हिलाया। पैसों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस बार इससे खुद टाइगर भिड़ने वाला है। अब सुनो, मुझे इसके सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बारीक से बारीक, समझ गए? जब ये वापस आ जाएगी तब मैं भी ऑक्शन में जाऊंगा इससे थोड़ी मुलाकात करने। ठीक है सर। जिमी ने सिर झुकाकर अभिनव का ऑर्डर माना। अभिनव को भी अब ये चिंता सताने लगी थी कि उसे तब तक अंडरग्राउंड रहना था जब तक कि उसकी कंपनी में घुसा जासूस नहीं पकड़ा जाता। हालांकि उसके बावजूद भी उसने समय रहते उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया था जो वो अंडरग्राउंड रहकर भी कर सकता था। उसे अब समझ आ गया था कि ये दुनिया तभी नाचने वाली थी जब टाइगर अपनी पावर के दम से उसे नचवाएगा। वो अपनी माँ की मौत के बदले के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, फिर चाहे उसके बीच आने वाला कोई भी जलकर राख ही क्यों न हो जाए। इसी वक्त अचानक अभिनव की गाड़ी का शीशा किसी ने धीरे से खटखटाया। अभिनव ने जब पलट कर देखा तो वो रंजन था। उसने रंजन को पीछे बैठने का इशारा किया और वो फिर से जिमी की ओर पलट गया। बाकी जो मैंने दूसरी बात पूछी थी उसका क्या? जिमी ने तुरंत ही उसे एक कागज निकालकर थमा दिया। ये लीजिए सर। अभिनव ने उसे लेकर अपने ब्रीफकेस में रख लिया। मैं इसे बाद में चेक कर लूंगा, सभी का काम कल से शुरू हो जाएगा। जिमी ने हामी में सिर हिलाया। ठीक है सर, सब अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर अभिनव कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया। गुड, फिर बाद में मिलते हैं। वैसे तुमने सभी लोगों के कांटेक्ट नंबर भी लिखे हैं ना उस लिस्ट में? उन्हें अपना अपना रिज्यूम लेकर ऑफिस में आना पड़ेगा काम के लिए। जी सर, सभी के कॉन्टेक्ट्स उसमें लिखे हैं। अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और सारी फाइल और रिपोर्ट को एक साथ इकट्ठा कर लिया। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं फिर। जिमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर, बाय। उसके गाड़ी से उतर जाने के बाद ही अभिनव ने शीशे में रंजन को देखा। आगे आ जाओ रंजन। रंजन नर्वस हो चुका था। उसने अपना थूक निगला और फिर वो तुरंत ही गाड़ी से बाहर आकर आगे वाली पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। उसे कहीं न कहीं पता था कि अभिनव किस चीज को लेकर बात करने वाला था और इसीलिए उसे डर भी लग रहा था। उसके आगे आकर बैठ जाने के बाद ही अभिनव ने गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग से सड़क पर निकाल ली। वो कुछ देर तक शांति बैठा गाड़ी चला रहा था। वही रंजन की धड़कन मचले जा रही थी। रंजन को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये चुप्पी तूफान आने से पहले की शांति जैसी ही थी। डॉन के अंडर काम करने के अलावा और किसके लिए काम करते हो तुम? अचानक अभिनव बोल पड़ा। रंजन ने एक गहरी सांस ली और कहा, किसी के लिए नहीं, मैं सिर्फ डॉन के साथ ही काम करता हूँ बॉस। अभिनव ने एक पल उसकी ओर देखकर सिर हिलाया और फिर गाड़ी की स्टीयरिंग डीके कॉर्पोरेशन की ओर मोड़ ली। इसी वक्त उसने अपना फोन निकालकर इंदु को भी फोन घुमाया, जो उसने बिना किसी देरी के उठा भी लिया। हेलो सर। हेलो, क्या तुम मुझसे अभी के अभी ही डीके कॉर्पोरेशन के ऑफिस पर मिल सकती हो? कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना था। ठीक है सर, मैं अभी ही घर से निकल जाती हूँ, इंदु ने कहा और अभिनव ने फोन काट दिया। रंजन उसी की ओर देखे जा रहा था और इस वक्त अभिनव ने भी उसकी तरफ देख लिया। दोनों की नजरें आपस में टकरा गई, इसलिए अभिनव ने अपनी सांस छोड़ते हुए आगे की बात कही। डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हें पर्सनली काम पर रखना चाहता हूँ और हर महीने 5 लाख रुपए की सैलरी भी दूंगा। रंजन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। क्या सच में बॉस? अगर आप मजाक नहीं कर रहे हो तो दिल से थैंक यू। अभिनव हल्का सा मुस्कुराया। पहले तो ये जान लो कि तुम्हारा काम क्या होगा। ये सुनकर रंजन थोड़ा हंस पड़ा। कुछ भी काम चलेगा बॉस, आखिर दे भी तो आप रहे हो और फिर साथ में मुझे मोटी सैलरी भी मिल रही है, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। अभिनव अभी भी मुस्कुरा रहा था। रंजन ने भी उसकी इस मुस्कान को नोटिस कर लिया था और उसे लगने लगा था कि ये काम आसान नहीं होने वाला था। आखिर क्या हो सकता था वो काम जो अभिनव रंजन को देने वाला था? क्या रंजन उसे एक्सेप्ट करेगा या ठुकरा देगा? अभिनव डीके कॉर्पोरेशन जाकर क्या करने वाला था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। रंजन को साथ बैठाकर
अभिनव डीके कॉर्पोरेशन की ओर गाड़ी चलाने लगा था जब उसने बातों बातों में रंजन को 5 लाख रुपए महीने की नौकरी ऑफर की तो रंजन फूला नहीं समा रहा था। हालांकि उसे जल्द ही ये चिंता होने लगी थी कि आखिर उस नौकरी पर काम हो क्या सकता था। वैसे काम क्या होगा बॉस? रंजन ने एक नकली मुस्कान लाकर हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव अभी भी गाड़ी चलाता हुआ मुस्कुरा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद जब सिग्नल आने पर गाड़ी रुकी तभी उसने रंजन की ओर देखकर जवाब दिया। काम यह है कि तुम्हें खुद को गोली मारनी पड़ेगी, सिर में, पॉइंट ब्लैंक। क्या? रंजन के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसके हाव भाव देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। पर क्यों बॉस? क्यों? अभिनव ने अपनी नजर फिर से सामने की ओर की। क्योंकि तुमने मेरे रूल्स के खिलाफ जाकर अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश की। बॉस प्लीज, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं मानता हूँ, पर इसके लिए सीधा मौत की सजा। मैं दोबारा आपके खिलाफ जाने की सोचूंगा ही नहीं। आप जो कहोगे वही करूँगा, प्लीज बॉस। रंजन हकलाते हुए गिड़गिड़ाने लगा था। हाँ तो अब मैं बोल रहा हूँ ना, अपनी जान ले लो। कहो तो तुम्हारे परिवार को 1 साल की सैलरी यानी 60 लाख रुपीस एडवांस भी दे दो। अभिनव ने उसकी ओर बिना देखे जवाब दिया और इसी वक्त सिग्नल भी ग्रीन हो गया। गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन रंजन अपनी जगह पर सुन्न पड़ गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी जल्दी आने वाली थी। उसके पीले पड़ चुके चेहरे को अभिनव ने नोटिस किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तुझे। रंजन ने शॉक होते हुए अभिनव की ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी कई सारे सवाल थे। अभिनव ने सांस छोड़ी और कहा, अरे नहीं मारूंगा यार, बस इतनी सी बात के लिए उदास हो गया। रंजन के हाव भाव अब डर से कंफ्यूजन में बदल चुके थे। बॉस, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप मुझे मार रहे हैं या नहीं? अरे नहीं मार रहा हूँ मेरे भाई। अभिनव हंस पड़ा। मजाक भी नहीं समझ रहा इतनी देर से। तुझे क्यों ही मारूंगा मैं? लेकिन बस मुझे ये बता, ये हरकत करने को किसने कहा था तुझसे? डॉन ने? हाँ वही, और कौन? रंजन ने सांस छोड़ते हुए कहा। अभिनव ने सिर हिलाया और फिर एक पल के लिए सोचा। मैं बंदूक चलाने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। साथ ही मुझे जिम भी डेली जाना शुरू कर देना चाहिए। तो मेरे इंस्ट्रक्टर बनोगे? अभिनव ने पूछा और रंजन ने तुरंत ही ना में सिर हिला दिया। बस मैं खुद इतना स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं आपको सिखा सकूं। देखो, मैंने तो तुम्हें देखकर ही इस काम का ऑफर दिया है। अब इस ऑफर को मान लेना या ठुकरा देना तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए बता दो तुम्हारा डिसीजन। रंजन ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और फिर सांस छोड़कर कहा, ठीक है बॉस, ऑफर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बस एक बार मुझे डॉन से भी बात करनी होगी। हाँ कर लेना। वैसे भी इस काम के अलावा भी तुम डॉन के अंडर काम कर सकते हो। सही बताओ तो मुझे तुम्हारी सिर्फ 3 महीनों तक ही जरूरत है, उसके बाद मैं अपना खुद देख लूंगा। अभिनव ने उसे दिलासा देते हुए कहा। रंजन की अब सारी टेंशन दूर हो चुकी थी जो वो पिछले 1 घंटे से लिए बैठा था। थैंक यू सो मच बॉस, आपकी हेल्प करके मुझे अच्छा लगेगा। सारा एक्सपीरियंस एक तरफ और टाइगर के लिए काम करना दूसरी तरफ। अभिनव सिर हिलाकर मुस्कुराया और फिर उसने पूछा, तो फिर कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम? हमें स्टार्ट धीरे ही करना चाहिए, वीकेंड टू वीकेंड, कैसा रहेगा? अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और उसे याद आया कि उसको इसी वीकेंड चाहत से भी मिलने जाना था। हालांकि फिर उसे ख्याल आया कि वो उसे जिम में भी बुला सकता था। ठीक है, वीकेंड का आइडिया सही है, जिम तो सॉर्टेड है। अब गन शूटिंग का बताओ, क्या और कैसे करना है? रंजन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बस शूटिंग प्रैक्टिस के लिए तो एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर अच्छी खासी जगह भी हो और आसपास ज्यादा लोग भी ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप गन चलाना सीख रहे हो। इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आप दूसरों के टारगेट पर आ सकते हो। अभिनव ने सिर हिलाया। उसे भी रंजन की इस बात में दम लगा था। अगर बड़ी और प्राइवेट जगह ही चाहिए तो मेरा बंगला कैसा रहेगा? हफ्ते में कोई भी एक दिन निकाल कर चले जाएंगे वहाँ शूटिंग करने, क्या बोलते हो?
आसपास कोई चू भी करने वाला नहीं होगा। हाँ, ये आइडिया ठीक होगा बॉस। रंजन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, बस यही बात करनी थी, अब तुम जा सकते हो। अभिनव ने कहा और साइड में गाड़ी रोक दी। थैंक यू बॉस, बाद में मिलते हैं। रंजन गाड़ी से नीचे उतर गया और अपने लिए टैक्सी ढूंढने लगा। उसके गाड़ी से उतरने के बाद ही अचानक अभिनव के फोन पर भी एक अनजान नंबर से कॉल आने लगा। हेलो, कौन? कुछ सेकंड्स तक फोन की दूसरी साइड से कोई भी आवाज नहीं आई थी। अभिनव उसे काटने ही वाला था कि फिर अचानक से उससे धीमी आवाज सुनाई दी। प्लीज फोन काटना मत, पूरी बात सुनना। उस मुलायम सी आवाज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अभिनव को उसकी बात समझने में एक पल लगा और फिर वो बोला, कौन बोल रही हो तुम? पहले वो तो बताओ। वैभवी हियर, प्लीज फोन मत रखना। वैभवी को यही डर था कि उसका नाम सुनकर अभिनव तुरंत ही फोन ना काट दे। उसकी आवाज सुनकर अभिनव ने गुस्से से सांस छोड़ी और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे मिलकर बस थोड़ी बात करनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी करना है अभी करो और शॉर्ट में करो, मैं फिलहाल काफी बिजी हूँ, टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। अभिनव की रूखी आवाज सुनकर फोन की दूसरी साइड वैभवी सिसकने लगी। प्लीज यार, आखिरी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस आज एक बार मिल लो, फिर बाद में कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वैभवी की आवाज में बेचैनी थी, जो अभिनव भी महसूस कर पा रहा था। वैसे तो वो अब इस लड़की की शक्ल भी देखने के मूड में नहीं था, लेकिन उसकी लाचारी अभिनव को मजबूर करे जा रही थी। उसने गहरी सांस लेकर एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, आज ऑफिस आवर्स के बाद मिलते हैं। थैंक यू अभिनव। वैभवी की आवाज में थोड़ी जान आई और उसने फोन रख दिया। अभिनव समझ नहीं पाया कि वो उससे मिलकर क्या करना चाहती थी। उसे लगा कि शायद उसके पैसे खत्म होने को आए थे और अब वो फिर से किसी नौकरी की तलाश में थी। वैभवी के बारे में सोचते सोचते ही अभिनव डीके कॉर्पोरेशन भी पहुंच गया, जहां पर इंदु उसका पहले से इंतजार कर रही थी। गुड मॉर्निंग सर, बताइए कैसे और क्या स्टार्ट करना है? अभिनव ने उसकी ओर सिर हिलाया और अपने पीछे आने का इशारा किया। हम कंपनी में एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। सबसे पहले कुछ नए एम्प्लॉयज की जरूरत होगी और नाम भी बदलना पड़ेगा। इंदु ये खबर सुनकर खुश हो गई थी। भले ही कंपनी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे, पर कम से कम उसे उसकी नौकरी तो वापस मिल चुकी थी। वैसे हम कंपनी में किस चीज का नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं सर? क्रीम कंपनी, बेसिकली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। मैं चाहता हूँ तुम इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर बनो। तुम्हारे साथ क्रिएटिव मैनेजर भी जल्दी ज्वाइन कर लेगी। उसके पास एक स्पेशल क्रीम का फॉर्मूला है और सारे इंग्रेडिएंट्स भी रेडी है। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछ लो, नहीं तो काम पर लग जाओ। इंदु ने हामी में सिर हिलाया। ओके सर, मुझे सब समझ आ गया है, मैं प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। और जहाँ तक बात नए एम्प्लॉयज की है, तो आप उनका इंटरव्यू लेना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, अभिनव ने सिर हिलाकर कहा, इंटरव्यू भी तुम ही देख लेना, मैं वैसे भी दूसरे कामों में उलझा रहूंगा। ओके सर, इंदु ने मुस्कुराकर कहा। तो सबसे पहले हमें कुछ नई चीजों की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ चीजों को रिप्लेस भी करना होगा। कंपनी अपनी इंडस्ट्री चेंज कर रही है, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा जा सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभिनव ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम लिस्ट बना लो और एक एस्टिमेटेड अमाउंट भी निकाल कर मुझे भेज दो। मैं तुम्हें उसी टाइम फंड भी ट्रांसफर कर दूंगा, ताकि प्रोडक्शन में कोई डिले ना हो। ध्यान रखना, शुरू के कुछ दिन हेक्टिक हो सकते हैं। जी सर। इंदु ने हामी में सिर हिलाया। और हाँ, मैंने ऑलरेडी एक को एम्प्लॉय कर लिया है, वो कल से ज्वाइन कर लेगा। मैं तुम्हें भी एक लिस्ट दे रहा हूँ, उसके हिसाब से चलना। ठीक है, मैं वो लिस्ट चेक कर लेती हूँ। इसी वक्त अभिनव का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम मायरा का था। एक्सक्यूज मी। अभिनव ने इंदु से कहा और मायरा का फोन उठा लिया। हेलो। हेलो सर, आप कहाँ हो? आज आपकी बहुत सारी अपॉइंटमेंट शेड्यूल है। फोन की दूसरी साइड से मायरा ने कहा, आई नो, मैं पहुंच ही रहा हूँ ऑफिस बस। अभिनव ने फोन काट दिया और फिर इंदु की ओर देखा। सो वी आर गुड टू गो आई बिलीव। ऑल्सो मेक श्योर अब किसी भी जगह देवेंद्र कुमार और डीके कॉर्पोरेशन का नाम नहीं दिखना चाहिए। डोंट वरी सर, वो सब हो जाएगा। बस आपसे एक और बात डिस्कस करनी थी। जैसा कि ये बिजनेस नया है,
तो हमें मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। इंदु के सुझाव पर अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे खुद की कंपनी याद आई। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं तुम्हारी प्रोटॉन्स पब्लिशर के साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। अभिनव की बात सुनते ही इंदु की आंखें बड़ी हो गई। सर, प्रोटॉन वो तो बजट से बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा। तुम बजट की इतनी चिंता मत करो, जस्ट इंश्योर किसी भी काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और वो वहाँ से चला गया। इंदु उसे जाते हुए देखकर यही सोच रही थी कि आखिर अभिनव के पास कितना पैसा हो सकता था। उसे पता था कि प्रोटॉन पब्लिशर्स इंडिया की सबसे महंगी एडवर्टीजमेंट एजेंसी में से एक थी और वो ज्यादातर सिर्फ बड़ी सी बड़ी कंपनीज के साथ ही डील करती थी। इंदु को डर था कि एक नई कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा लगा देना अभिनव को भारी न पड़ जाए। इसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया। इंदु ने देखा कि वो मैसेज अभिनव का ही था। मुझे एक फीडबैक भी चाहिए होगा। जी सर, आई विल रिवर्ट सून। इंदु ने अपना रिप्लाई भेज दिया। अभिनव अब तक गाड़ी में आकर बैठ चुका था। इंदु का रिप्लाई सीन करके उसने सीधा भारती को फोन कर दिया। गुड मॉर्निंग माँ, क्या हाल है? आप निकल गए हो ना काम पर? हाँ बेटा, 1 घंटे से बाहर ही हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। भारती ने कहा और फोन रख दिया। अभिनव भी अब सीधा अपनी गाड़ी लेकर इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस पहुंच चुका था। उसका लक्ष्य से हॉस्पिटल में मिलने और डीके कॉर्पोरेशन में नई कंपनी सेटअप करने का काम ऑलरेडी हो गया था और घड़ी में भी अभी तक सुबह के सिर्फ 11 ही बजे थे। जैसे अभिनव ऑफिस की लॉबी में एंटर हुआ, मायरा उसकी ओर दौड़ती चली आई। मॉर्निंग सर, हम आपका कब से वेट कर रहे थे। कभी कभी तो ये भी लग रहा था कि आप आज फिर से ऑफिस नहीं आओगे। मैं भला क्यों अपने ऑफिस नहीं आऊंगा? मुझे अपनी नौकरी से हाथ थोड़ी ना धोना है, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा कि मायरा कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। सर, रानी मैम तो यही कह रही थी। रानी मैम मतलब? अभिनव ने भय उठाकर पूछा और वो लिफ्ट में घुस गया। मायरा भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ गई और उसने सांस छोड़ते हुए पूरी बात बताई। रानी मैम आज सुबह हमारे ऑफिस आई थी और आपको ढूंढ रही थी। जब उन्हें पता चला कि आप यहाँ नहीं हो तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब जल्दी नया मैनेजर ज्वाइन कर लेगा। मायरा की बात सुनकर अभिनव को तुरंत ही याद आ गया कि सुबह सुबह रानी ने उसे इसी के चलते फोन भी किया था। वो आज फिर से इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस इसीलिए आई होगी ताकि अभिनव के खिलाफ टाइगर को कुछ बताने को ढूंढ पाए। अब जब अभिनव उसे आज भी ऑफिस में नहीं दिखा तो उसे मौका मिल गया था इतना तक कहने को कि उसकी नौकरी जाने वाली थी। अभिनव अब रानी की इस हरकत पर उससे कैसे निपटेगा? क्या अब उसे रानी को ये बताना पड़ेगा कि वही टाइगर है? वैभवी आज अभिनव से मिलकर क्या बात करना चाह रही थी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। रानी ने मायरा से कह दिया था कि अभिनव की नौकरी जाने वाली थी और जल्द ही इमेजिंग सिक्योरिटीज को एक नया मैनेजर ज्वाइन करने वाला था। मायरा ने ये पूरी बात अभिनव को बता दी थी, जिससे वो थोड़ा हैरान भी हो गया था। तो रानी मैम ने बात यहाँ तक खींच दी है। जी सर, मायरा ने निराशा में सांस छोड़कर कहा। इसी वजह से उन्होंने मुझे सारे अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल करने को कह दिया है। लिफ्ट रुक गई और अभिनव उसके बाहर चलकर आ गया। वैसे रानी मैम की ये बात तो सच है कि कल नया मैनेजर ज्वाइन करने वाला है यहाँ पर। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही मायरा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? पर सर, फिर आपका क्या? तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? अभिनव ने मुस्कुराकर पूछा। मायरा हल्की सी शर्मा गई और उसने नजरें झुकाकर कहा, मेरा मतलब आपको इस तरह से फायर नहीं करना चाहिए इन लोगों को। मैं भी इतने टाइम से आपके साथ काम कर रही हूँ। इतना तो पता ही है मुझे कि आपसे ज्यादा मेहनती शायद ही इस ऑफिस में कोई और है। अभिनव ने एक पल के लिए मायरा की ओर देखा और फिर कहा, इसने कहा कि मैं फायर होने वाला हूँ। वो अपने कैबिन में जाकर चेयर पर बैठ गया। मायरा उसकी बात सुनकर काफी शॉक थी। अरे अभी आप ही ने तो कहा कि कल नया मैनेजर ज्वाइन करने वाला है। ऐसा तो नहीं कि अब कंपनी में 2 मैनेजर काम करेंगे। अभिनव ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैनेजर सिर्फ
एक ही होगा जो कल आएगा। जहाँ तक बात मेरी है तो मेरा अब प्रमोशन होने वाला है। अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बाकी तुम बताओ, तुम्हें भी कहीं और काम करना है या फिर इमेजिंग सिक्योरिटीज में ही रहना पसंद है? मायरा एक पल के लिए अभिनव को देखती रह गई। भले उसके चेहरे पर अभी भी डर था, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश हो चुकी थी। सर, आप जहाँ बोलेंगे मैं तो वहाँ काम कर लूंगी, लेकिन ये तो बताओ कि आपका ट्रांसफर हुआ किस कंपनी में है? कहीं प्रोटॉन में तो नहीं हो गया? प्रोटॉन का नाम सुनते ही अभिनव हंस पड़ा। हाँ, प्रोटॉन में ही हुआ है। वो टाइगर जो है उससे मेरे ठीक ठाक संबंध है, और देखना मेरे कहने पर वो उस रानी मैम को भी निकाल देगा वहाँ से। मायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपना थूक निकला और धीरे से पूछा, सर, सच में? अभिनव मुस्कुरा दिया। कम ऑन मायरा, तुम्हें लगता है प्रोटॉन जैसी बड़े लोगों की कंपनी में मुझे काम मिल जाएगा? दूसरी कंपनी में हुआ है ट्रांसफर। अब वो कौन सी है और क्या करती है ये तुम्हें पता चल जाएगा। मायरा ने एक राहत की सांस ली। उसे एक पल के लिए तो लगने भी लगा था कि वाकई में अभिनव अपनी बात को लेकर सीरियस था। ठीक है सर, वैसे आपको एक और बात बतानी थी। कंपनी की रिपोर्ट्स मैंने चेक की है। हमारा बिजनेस पिछले कुछ महीनों में काफी हद तक बढ़ चुका है। जहाँ पहले हम 2 हफ्तों के अंदर बैंकरप्ट होने वाले थे, आज हमारी गिनती शहर के टॉप सिक्योरिटी कंपनीज में होने जा रही है। मायरा ने एक नर्म मुस्कान लाते हुए कहा, सब कुछ सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी। पूरी टीम को कांग्रेचुलेट कर दो इसी बात पर। ओके सर, कर दूंगी। उसके अलावा आपके लिए कुछ खाने पीने का ऑर्डर? नहीं, बाद में। अभिनव ने अपना सिर हिलाते हुए ना करा, और इसी वक्त पास में रखा टेलीफोन बजने लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आप ऑफिस वापस आ गए? सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। फोन की दूसरी साइड अभिनव की सेक्रेटरी टीना थी। इट्स ओके, बताओ फोन किस लिए किया? अभिनव ने पूछा। वो मिस अलाइना यहाँ आई है आपसे मिलने। अभिनव के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ गई। ठीक है, उसे कैबिन में भेज दो। अभिनव ने फोन रखा और फिर मायरा की ओर देखा। तुम जा सकती हो। मायरा सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। कुछ ही सेकंड्स बाद कैबिन का गेट फिर से खुला और अलाइना चलकर अंदर आ गई। अभिनव गढ़वाल, मुझे मिस किया या नहीं? अभिनव भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर उठ गया और उसने अलाइना को चिढ़ाते हुए कहा, मिस तो नहीं किया, लेकिन तुम सच में बहुत ही आराम से वापस आई हो। अलाइना मुस्कुराई और कॉन्फिडेंटली उसके करीब आ गई। ये बात अपने आप में हिंट दे रही है कि तुमने मुझे मिस किया। कोई और समझे या ना समझे, लेकिन मैं तुम्हारा झूठ समझ लेती हूँ। अभिनव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है बाबा, लेकिन तुमने आने से पहले फोन भी नहीं किया। कोई सरप्राइज देना चाहती थी? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ सिर्फ एक मीटिंग के लिए अर्जेंट बेसिस पर आई हूँ। इटली में काम अभी भी बचा है, इसलिए वहाँ वापस जाना पड़ेगा। अभिनव ने सिर हिलाया। मीटिंग पर मीटिंग, वाह, ये फॉरेन ट्रिप तो खत्म नहीं हो रही है तुम्हारी। ऐसा लग रहा है कि काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, काम तो बढ़िया ही है, बट तुम्हें एक न्यूज भी देनी थी। अलाइना चेयर खींचकर उस पर बैठ गई। अभिनव भी वापस अपनी चेयर पर बैठ चुका था। कैसी न्यूज? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पापा की इटली में भी कोई प्रॉपर्टी थी। अभिनव ने अपनी भौहें उठा ली। इटली में प्रॉपर्टी? और उन डॉक्यूमेंट्स में तो उसके कोई पेपर्स नहीं निकले। पेपर्स तुम्हारे पास नहीं है अभिनव, कोई और आदमी उन्हें हैंडल कर रहा है। वो एक्चुअली तुम्हारे पापा की तरह ही बड़ा आदमी है, काइंड ऑफ माफिया। और ये प्रॉपर्टी भी पूरी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पापा के इसमें सिर्फ शेयर्स थे। अब सीन ये है कि उन इटली वाले लोगों को भी भनक तो लग गई है कि टाइगर यानी कि तुम वापस आ गए हो। इनफैक्ट मैंने भी उनसे बात करके इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर दिया है। लेकिन अभिनव ने पलकें झपकाई। वो इस वक्त कंफ्यूज होने लगा था। लेकिन वो लोग अभी भी इस कंफर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। बोल रहे हैं कि खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर बताएंगे। अभिनव अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही पीछे हो गया
उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अलायना की ओर देखकर कहा, वैसे वो प्रॉपर्टी क्या है? एक कंपनी है अभिनव, शू मैन्युफैक्चरिंग की। एक्चुअली इटली की बेस्ट शू कंपनी है वो। अलायना ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। अभिनव उससे नजर हटाकर अब टेबल की ओर देखकर कुछ सोचने लगा था। उसे लग रहा था कि भले ही उसने इंडिया की सारी चीजें सॉर्ट कर ली थी, लेकिन फॉरेन में उसकी बाकी कंपनीज का रायता अभी भी फैला हुआ था। दूसरी ओर सिंह परिवार के घर में अनन्या गुस्से से एक बैग को घूरे जा रही थी। उस बैग में कई सारे पैसे रखे हुए थे। तभी किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अनन्या उसे खोलने चली गई। तुम आ गई, थैंक यू। अनन्या ने चित्रा को अंदर लेते ही फिर से दरवाजा तुरंत लॉक कर दिया था। उसे डर था कि कहीं कोई बिना नॉक करे अंदर ना आ जाए। क्या बात है, तुम इतनी घबराई क्यों हो? चित्रा ने अनन्या को देखते हुए कहा। उसे उसका बर्ताव आज पहले से अलग लग रहा था। अनन्या ने सांस छोड़ी और बेड पर बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी तनिष्क के बारे में बताया नहीं। चित्रा कंफ्यूज हो गई। कौन तनिष्क? देखो, तनिष्क मुझे डेट करना चाहता था, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टर भी है और उसने अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लिया है। चित्रा की आंखें बड़ी हो गई। पर तुमने उसे रिजेक्ट किया ही क्यों? I mean, वो बंदा लिटरली एक इन्वेस्टर है यार, और तुम फिलहाल इस फटीचर अभिनव के साथ फंसी हुई हो। अब प्लीज ये मत कहना कि अभिनव के पास दिल है एंड ऑल दैट बुलशिट। तनिष्क जैसे लड़के को अभिनव के लिए रिजेक्ट करना साफ साफ पागलपंती है। चित्रा की बात सुनकर अनन्या खींचते हुए बोल पड़ी, नहीं, तुम नहीं जानती कि वो तनिष्क कैसा आदमी है। अगर पूरे गुड़गांव दिल्ली में मतलबी और मक्कार लोगों की लिस्ट निकाले ना, तो तनिष्क का नाम सबसे ऊपर आएगा। वो डेट करने लायक है ही नहीं यार। रिलेशनशिप और शादी तो बहुत दूर की बात है। अनन्या की बातें सुनकर चित्रा ने परेशान होकर सांस छोड़ी और फिर उसे समझाते हुए कहा, देखो, मतलबी और मक्कार तो वो अभिनव भी है, लेकिन फिर भी तुम उससे पाल रही हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम दोनों के बीच अब करीबियां बढ़ने लगी। अनन्या, क्या? अनन्या की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और वो चिल्ला उठी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? मुझे उस अभिनव से कोई प्यार या लगाव नहीं। तुम बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो करो। शांत शांत, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो मुझे महसूस हुआ है। इसमें इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है, चित्रा ने शिकायत करते हुए कहा। उसकी आवाज भी अब ऊंची हो गई थी। अनन्या ने उससे नजरें हटाकर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हें कुछ भी महसूस होने लगता है? कोई चांस ही नहीं कि मैं अभिनव के लिए फीलिंग्स रखने लगूंगी। उस बंदे ने पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दी है मेरी, और तुम्हें लगा कि मैं उससे प्यार कर बैठी हूँ? अनन्या का एक एक कण फिलहाल अभिनव के खिलाफ था, सिवाय उसके दिल के। उसके ना चाहते हुए भी अभिनव के नाम पर उसका दिल मचल रहा था। हालांकि वो जानती थी कि उसे वाकई अभिनव से रत्ती भर भी प्यार नहीं था। अच्छा ठीक है, छोड़े इस बात को, और ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? चित्रा ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहा। अनन्या ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर उस पैसों के बैग की ओर देखकर कहा, मेरी कंपनी को अचानक इस तनिष्क की वजह से पैसों की जरूरत पड़ गई है। मैं उस दिन भी तुमसे यही पूछना चाहती थी कि अब एलेक्स को कैसे बचाऊं, पर मुझे दादाजी का भी डर था। अगर वो नाराज हो जाते तो मुझसे वापस कंपनी छीन लेते। चित्रा ने सांस छोड़ी। मतलब कुल मिलाकर बात पैसों की है ना? बताओ, तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए? एक प्रोजेक्ट जो अभी करंटली चल रहा है, उसके लिए 6 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक बार ये प्रोजेक्ट हो जाए तब इस पर रिटर्न्स भी काफी अच्छा आ जाएंगे। चित्रा ने अनन्या की डिमांड सुनकर सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचा। देखो, मेरे पास अभी सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही है, तुम्हें बाकी के 4 करोड़ अरेंज करने पड़ेंगे। तुम चाहो तो एक बार चाहत से भी पूछ सकती हो, अगर वो कुछ मदद कर पाए तुम्हारी तो। चित्रा की बात सुनकर अनन्या के हाव भाव बिगड़ गए। मुझे उसका नाम तक नहीं सुनना। अगर उससे ही हेल्प लेनी होती तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती भी नहीं। चित्रा गुस्सा हो गई और ऊंची आवाज में बोल उठी, तो फिर पूरे 6 करोड़ ही तुम अरेंज कर लो ना। मुझे 2 करोड़ के लिए भी क्यों बुलाया है यहाँ पर? अनन्या भी गुस्से से बेड से उड़ गई, क्योंकि 6 करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं स्वीटी। उस बैग को देखो,
पता नहीं कौन आज सुबह ये बैग देकर गया और इसमें एग्जैक्टली 6 करोड़ रुपए ही है। क्या? चित्रा ने उस बैग की ओर देखा जिसके अंदर कई सारे नोट नजर भी आ रहे थे। उसका गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। पर ये तुमने किसी से मांगे थे क्या इतने पैसे? वही तो यार, किसी से नहीं मांगी, तो फिर ये आ कहाँ से गए? अनन्या ने चित्रा की ओर देखकर कहा। फिर उसने बैग की तरफ देखते हुए कहा, एक पल के लिए सोचा जरूर था कि चिराग से मांग लूं, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं माना। चिराग? चित्रा ने बाहें उठाकर पूछा। ये तो वही लड़का है ना जिसने तुम्हें 50 करोड़ की एक्सपेंसिव रिंग गिफ्ट की थी? और हाँ, ये तुम्हारे दादाजी के लिए भी करोड़ों रुपए की कोई घड़ी भी लेकर आया था? अनन्या ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। हाँ, वही चिराग। ये सुनकर चित्रा मुस्कुरा दी। हाँ, तो बस फिर ये पैसे उसी ने भेजे होंगे। जो आदमी 50 करोड़ की रिंग गिफ्ट कर सकता है, तो वो 6 करोड़ रुपए देकर हेल्प क्यों नहीं करेगा? लेकिन उसने साथ में कोई नोट या मैसेज नहीं भेजा क्या? अनन्या तुरंत ही टेबल के पास गई और उसने ग्लास के नीचे रखा एक नोट उठाया। बैग में तो सिर्फ यही निकला है। इसमें जो लिखा है मुझे वो समझ भी नहीं आ रहा। पहले मुझे भी ये चिराग का ही काम लग रहा था, पर अब ये नोट देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी है। चिराग को फोन लगाने से भी पता नहीं क्यों मेरे इंस्टिंक्ट मना कर रहे हैं। अनन्या ने वो नोट चित्रा की ओर आगे बढ़ा दिया। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर उस नोट में ऐसा क्या लिखा था जिससे अनन्या कंफ्यूज हो गई थी? क्या वो पैसे चिराग ने ही भेजे थे या फिर उसमें अभिनव का हाथ था? अपनी इटली वाली कंपनी की गुत्थी अब अभिनव कैसे सुलझाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अनन्या को एलेक्स कॉर्पोरेशन के लिए 6 करोड़ रुपयों की जरूरत थी और कोई अनजान आदमी उसे वो सुबह देकर भी चला गया था। अनन्या ने मदद के लिए चित्रा को अपने पास बुला लिया था और उसे वो नोट थमा दिया था जो उन पैसों के साथ आया था। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं हर दम तुम्हारे साथ ही हूँ। चित्रा ने उस नोट को पढ़ा और फिर वो मुस्कुराई। अरे ये चिराग ही है। उसने ये नोट एविडेंस के रूप में ही लिखा है। ये पैसे उसी ने भेजे अनन्या। अनन्या ने सांस छोड़ी। लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। भले ही मैंने चिराग को ये नहीं बताया था कि मुझे पैसों की मदद चाहिए, पर बातों बातों में मैंने एक बार ये जरूर बोल दिया था कि मुझे उससे एक हेल्प चाहिए थी। शायद वही बात ध्यान में रखकर उसने ये पैसे भी भेज दिए हैं। लेकिन फिर भी उसको पता कैसे चला कि मुझे एग्जैक्टली 6 करोड़ रुपयों की जरूरत थी? चित्रा हंस पड़ी। तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो यार। उसने निकाल ली होगी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत थी और फिर भेज भी दिए। मेरी बात मानो, एक आदमी अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब ये चिराग ही है। पर अब मुझे चिराग को फोन करना चाहिए या नहीं? उसे थैंक्स बोल दूं या फिर ऑकवर्ड हो जाएगा? ऑफ कोर्स थैंक्स बोल उसे। इसमें ऑकवर्ड होने जैसी क्या बात है? चित्रा ने कहा। और हाँ, ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती। उसे पर्सनली जाकर थैंक यू कहो। 6 करोड़ रुपए देकर इतना बड़ा आदमी तुमसे सिर्फ फोन पर ही एक थैंक यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। अनन्या ने एक पल के लिए सोचा। इतने में ही चित्रा फिर से बोल उठी। मैं तो कहती हूँ कि अब उस अभिनव से कैसे पीछा छुड़ाना है ये सोचना शुरू कर दो। चिराग ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। तनिष से 100 गुना बेहतर और उस अभिनव से तो लाख गुना बेहतर। अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो चिराग से पहले ही काफी इम्प्रेस थी और उसकी दी हुई रिंग लेने के बाद और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। उसे पहले भी ये पता था कि चिराग के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो उसके लिए इतने खर्चे भी करना शुरू कर देगा। अनन्या ने अपने आप को मना लिया था कि उसे चिराग से ही प्यार था। उसने तुरंत ही अपना फोन निकाला और उसका नंबर डायल कर दिया। हेलो डार्लिंग। अनन्या ने फोन लाउड स्पीकर पर कर दिया था। हेलो चिराग, तुम आज शाम फ्री हो? तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। चिराग ने एक पल के लिए सोचा। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तुम बताओ ना क्या बात है। अनन्या ने चित्रा की ओर देखा और चित्रा ने उसे आगे बढ़ने का इशारा भी कर दिया। मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी
और हाँ, इन पैसों के लिए भी थैंक यू सो मच। अनन्या की बात खत्म होते ही फोन पर कुछ सेकंड्स की चुप्पी छा गई। हेलो चिराग, किन पैसों के लिए थैंक यू? अनन्या मुस्कुराई। इन 6 करोड़ रुपयों के लिए थैंक यू चिराग। चिराग बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या आखिर किस बारे में और क्यों बात कर रही थी। उसके हाव भाव अभी भी वैसे ही हो गए थे जब अनन्या ने पहले उसे उस 50 करोड़ की रिंग के बारे में भी फोन किया था। हालांकि चिराग भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसे समझ आ गया था कि अगर अनन्या उसे पैसों के लिए थैंक यू बोल रही थी तो उसे भी मौके का फायदा उठाकर अपना बड़प्पन दिखा देना चाहिए था। अच्छा, वो पैसे? यू आर वेलकम अनन्या। और हाँ, अगर मिलना ही है तो कल कैसा रहेगा? बिल्कुल, हम कल मिल सकते हैं। अनन्या काफी खुश हो गई थी। चिराग एक और बार झूठ बोलकर उसे इम्प्रेस करने में सफल रहा था। उसे पता था कि एक दिन शायद उसके झूठ बाहर भी आ सकते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि वो उस दिन से पहले ही अनन्या को अपनी बीवी बना चुका होगा। दूसरी ओर अभिनव अलायना को एक पास वाले रेस्टोरेंट पर लेकर आ गया था। उन्होंने एक वीआईपी स्वीट बुक कर लिया था ताकि वो अपनी बिजनेस रिलेटेड बातें आसानी से कर पाए। मैं उनसे कुछ कांटेक्ट करूं या उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने दूं? अभिनव ने कहा। अलायना ने अपने जूस का एक सिप लिया और फिर ग्लास नीचे रखा। मेरे हिसाब से उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने दो। तुम्हें डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करने से पहले भी ग्रुप के सीनियर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही डिसाइड करेंगे कि तुम इस तरह किसी से बात कर सकते हो या नहीं। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब प्रॉपर्टीज और कंपनीज मेरी है तो मुझे उसके लिए सीनियर से क्यों बात करनी पड़ेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी और उसकी ओनरशिप का मैटर नहीं है अभिनव। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसमें और भी माफिया के लोग इन्वॉल्व है। और फिर तुम्हें तो ये भी पता होगा ना कि इटली जैसा देश जाना ही अपने माफिया कल्चर के लिए जाता है। हो सकता है कि तुम्हारे पापा का भी वहाँ से कुछ कनेक्शन रहा हो। वैसे टोटल कितने शेयर होल्डर्स है इस शू कंपनी में? अभिनव ने पूछा। मुझे जहाँ तक याद है 3 है। वैसे अगर तुम इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में रहोगे तो तुम्हारे लिए अगला अवार्ड जीतना भी काफी आसान होगा। अलायना की ये बात सुनकर अभिनव कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और फिर कहा, कौन सा अवार्ड? अलायना ने उसकी ओर देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि अभिनव को अवार्ड सिस्टम के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। उसने अपना जूस खत्म किया और फिर गहरी सांस लेकर समझाना शुरू करते हुए बोली, देखो, माफिया कम्युनिटी में अवार्ड्स दिए जाते हैं, जस्ट लाइक फिल्म अवार्ड्स। लास्ट ईयर और 3 साल पहले भी दिग्पाल ने 2 अवार्ड जीते थे। मोंटी भी ट्राई करता है, पर अवार्ड जीत पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा, और क्या टाइटल है इन अवार्ड्स का? अभिनव ने पूछा। एक अवार्ड है द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और दूसरा द वेल्थिएस्ट ऑफ द ईयर। अभिनव ने अपना सिर हिलाया और वो फिर कॉफी पीने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि माफिया वर्ल्ड में भी इस तरह के अवार्ड्स हो सकते थे। बाकी बताओ, तुम्हारी वो बीवी कैसी है? अलायना ने अचानक एक अजीब सा सवाल पूछ लिया था जिससे अभिनव के कान खड़े हो गए थे। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, और क्या ही कहूँ। उसे इस पल ये भी ख्याल आया कि अनन्या को वो पैसे मिले होंगे या नहीं जो उसने भिजवाए थे। वो ये नहीं चाहता था कि अनन्या को इन पैसों का सोर्स पता चले, इसीलिए उसने उस नोट पर अपना नाम भी नहीं लिखा था। अभिनव को लगा कि इन पैसों का इस्तेमाल करके अनन्या एलेक्स कॉर्पोरेशन की प्रॉब्लम को सुलझा सकती थी और हरदेव को इसका पता भी नहीं लगेगा। उसे बदले में अनन्या से कोई अटेंशन भी नहीं चाहिए था। वो बस उन लोगों की मदद करना चाह रहा था जो उसे कम से कम अपने घर में रहने तो दे रहे थे। साथ ही वो उन पैसों पर कोई रिटर्न की भी उम्मीद नहीं लगाए बैठा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो टाइगर है और टाइगर के सामने पैसों के मामले में कोई टिक नहीं पाता था। तुमने कभी ऑथेंटिक पिज्जा खाया है? अलायना ने अचानक ये सवाल करके अभिनव को उसके मन से बाहर निकाला।
पिज्जा तो खाया है, बट ऑथेंटिक क्या होता है? अलाइना मुस्कुराई और बोली, कभी इटली आओ, वहाँ खाने को मिलेगा तुम्हें ऑथेंटिक पिज्जा। वो डिश भी वही की है ना, इसीलिए इंडिया में पिज्जा उतना अच्छे से नहीं बनाते फॉर सम रीजन। ठीक है, एक बार इस शू कंपनी का मैटर क्लियर हो जाए, फिर इस ऑथेंटिक पिज्जा की पार्टी मेरी तरफ से। अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा और फिर अपनी कॉफी की एक और सिप ली। अलाइना फिर से मेनू की ओर देखकर कुछ ऑर्डर करने का सोचने लगी थी। इसी वक्त अभिनव ने भी उससे एक सवाल पूछना चाहा। वैसे तुम हरप्रीत जस को जानती हो क्या? हरप्रीत जस? क्यों, क्या हो गया? अलाइना ने हैरान होकर अभिनव की ओर देखा। अभिनव ने सिर हिलाया और कहा, वो किस तरह की इंसान है? सुनने में तो यही आता है कि उसको अवार्ड्स लेने से फुर्सत नहीं मिलती। अलाइना ने धीरे से सिर हिलाया। वो शायद सबसे रईस बिजनेस वुमन है, और हाँ, दिखावे में भी उसका कोई मुकाबला नहीं। अभिनव ने अपनी भौं उठा ली। सच में? ऑफ कोर्स, इतना घमंड है उसको। 24 घंटे बन ठन के रहेगी। चाल और बात करने के तरीके में भी कूट कूट के एटीट्यूड है। और हो भी क्यों ना, आखिर दिखपाल की ही तो बुआ है। अलाइना ने अपनी बात कहते हुए नोटिस किया कि अभिनव के चेहरे पर गुस्सा चढ़ने लगा था। क्या हो गया अभिनव, सब ठीक? ये औरत इतने सालों से अवार्ड्स पर अवार्ड्स ले जा रही है, पर इसकी सच में इतनी औकात भी है क्या? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो है नहीं कि इन अवार्ड सेरेमनीज के जजेस को खरीदा नहीं जा सकता। और फिर दिखपाल भी तो अभी अभी बिजनेस की दुनिया में बहुत उड़ने लगा है, तो उसकी बुआ भी जरूर ही उसके पैसों पर ऐश कर रही होगी। अभिनव ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। अलाइना ने उसकी ओर एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टाइगर। अपने पिता की मौत के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है, संजय अंकल जब जिंदा थे तब उन्होंने एक भी बार दिखपाल को अपनी पोजीशन के आसपास भी नहीं भटकने दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद से सब जगह बस दिखपाल का ही नाम गूंजे जा रहा है। अभिनव अपने पिता के बारे में सोचते हुए दुखी हो गया। उसने अलाइना की ओर देखा और दुख में ही एक फीकी मुस्कान लाकर कहा, लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है पापा के बारे में। अभिनव को अंदर ही अंदर ये बात चुभ रही थी कि वो अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं था। हाँ, पता तो है, अलाइना ने नर्म मुस्कान के साथ कहा। मेरी माँ मुझे अंकल के बारे में बहुत कुछ बताया करती थी। उन्होंने ही मुझे ये भी बताया था कि कैसे हर एक अवार्ड संजय गढ़वाल का ही फिक्स हुआ करता था। अभिनव ने सिर हिलाया और अचानक उसे कुछ सूझा। अगर दिखपाल उसके पिता की पोजीशन के पीछे लगा था, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके पिता की मौत के पीछे भी वही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राणा को दिखपाल नहीं भेजा था। हालांकि फिर अभिनव को लगा कि राणा इतना छोटा आदमी भी नहीं था कि उसे दिखपाल के साथ काम करना पड़े। ये थ्योरी लगभग नामुमकिन थी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद से ही अभी तक सारे अवार्ड्स दिखपाल को ही मिल रहे हैं अभिनव। तुम्हें कुछ करना होगा इन अवार्ड्स को फिर से अपने परिवार के नाम पर करने के लिए। अलाइना ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। अभिनव ने भी उसकी बात पर सिर हिलाया। डोंट वरी, जहाँ भी बात बिजनेस और मेरे पापा से जुड़ी हुई है, वहाँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस शूर कंपनी के साथ भी तुम अपनी पोजीशन काफी ऊंची बनाए रख सकते हो। दिखपाल भले ही एक बार को दिल्ली में या पूरे इंडिया में फेमस होगा, लेकिन ये शू कंपनी इंटरनेशनल है। तुम इसे हैंडल करके ग्लोबल लेवल पर खेल सकते हो। अलाइना ने अभिनव को हौसला देते हुए कहा। अभिनव को भी उसकी बात समझ आ रही थी। उसने अपनी कॉफी का आखिरी सिप लिया और कप नीचे रखकर पूछा, तुम वापस इटली कब जा रही हो? इसी हफ्ते। मैं जानती हूँ तुम सभी सीनियर्स के साथ एक मीटिंग भी करना चाहते हो, इसीलिए मैं अकरम से बात करके वो भी शेड्यूल कर लूंगी as soon as possible। ठीक है, वर्क्स। अभिनव ने सिर हिलाकर कहा। उसके मन में फिलहाल कई सवाल थे पूछने के लिए, पर वो अलाइना को ऐसा भी महसूस नहीं होने देना चाहता था कि वो किसी पूछताछ में फंस गई है। हालांकि फिर भी उससे रहा नहीं गया और अभिनव ने अपने मन में आया एक सवाल उससे पूछ ही डाला। वैसे तुम
दिक्पाल के बेटे के बारे में कुछ जानती हो? अलैना ने हैरान होकर अभिनव की ओर देखा। अभिनव ने भी उसके बदलते हाव भाव नोटिस कर लिए और उसे लगा कि अलैना के पास जरूरी उसके सवाल का कोई जवाब था। अब आगे क्या होने वाला था? अलैना दिक्पाल के बेटे के बारे में अभिनव को क्या बताएगी? क्या अभिनव उसके पिता को मिलने वाले सारे अवार्ड्स फिर से हासिल कर पाएगा? क्या अनन्या अब वाकई चिराग के लिए अभिनव को छोड़ने की प्लानिंग शुरू कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अलैना के पास माफिया और बिजनेस की दुनिया से जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए मौका देखते हुए अभिनव ने उससे ये भी पूछ लिया था कि वो दिक्पाल के बेटे के बारे में क्या जानती थी। अभिनव का सवाल सुनकर अलैना के भी हाव भाव बदल गए थे। अचानक ये सवाल मैं समझी नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। अभिनव ने अलैना की आंखों में देखकर कहा। वो समझ चुकी थी कि वो इस सवाल को लेकर सीरियस था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो अभिनव, वो लोग भी अपने बेटे को वैसे ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसे तुम्हें मिल रहा है। दिक्पाल फॉर श्योर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहा है, अदरवाइज उसके पास और कोई रीजन है ही नहीं अपने बेटे की आइडेंटिटी छिपाने का। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। अच्छा, पर तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो कौन हो सकता है? नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। बट तुम्हें भी अभी तक कोई हिंट नहीं मिला क्या? अलैना ने पूछा और अभिनव ने थोड़ा निराश होकर सांस छोड़ी। एग्जैक्टली, वो कौन हो सकता है, कैसा दिखता है, गेस करना भी मुश्किल है। अलैना ने एक पल के लिए सिर हिलाकर सोचा और फिर धीरे से कहा, जिस जासूस को हम अपने ग्रुप में ढूंढ रहे हैं, अकरम को लगता है कि वो वही हो सकता है। बट फिर प्रॉब्लम वही है ना, हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, तो किसी पर उंगली उठाना भी मुश्किल है। अभिनव ने सिर हिलाया और वो कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाकर सोचने लगा। तुम इस पलाश को जानती हो क्या? वो कैसा दिखता है एंड ऑल दैट? पलाश? अलैना कंफ्यूज हो गई। ये कौन है? अभिनव मुस्कुराया। सी, इसीलिए तुम लोग अभी तक दिक्पाल के बेटे का पता नहीं लगा पाए। इनफैक्ट जब तक उसके क्लब या बार में अपना पैर नहीं रखोगे, तब तक तुम्हें कुछ पता चलने भी नहीं वाला। तुम क्या बोल रहे हो अभिनव? अलैना को उसकी बातें समझ नहीं आई। अभिनव एक बार और मुस्कुराया और उसने पास आकर धीरे से कहा, अरे दिक्पाल का बेटा है तो एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद। अब ऐसी औलाद अपने बाप के क्लब्स या फिर बार्स में ना जाए, ये बात हजम थोड़ी ना हो सकती है। अलैना की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, ये बात तो है। मैं मीटिंग में सभी लोगों से यही बात करने वाला था, बट अब ये बात निकल ही गई है तो तुम्हें पहले ही बता दूं। झूठ बोलने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे दिक्पाल के बेटे के बारे में पता चल गया है। अलैना हैरान हो गई। क्या? सच में? अभिनव उसके थोड़ा और करीब आया और उसने धीरे से कहा, मैंने अभी जिस पलाश का नाम लिया था ना, हमें बस उसी को ढूंढना है। उस आदमी से ही दिक्पाल के बेटे के बारे में पता चल पाएगा। और अभिनव ने आगे कुछ कहने से पहले एक गहरी सांस ली। जहाँ तक मुझे लगता है, पलाश खुद ही दिक्पाल का बेटा है। तुम इस इंफॉर्मेशन को लेकर श्योर हो अभिनव? अलैना ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव इतने कम टाइम में ही इतने इंफॉर्मेशन कैसे निकाल पाया। अभिनव ने उसके जवाब में कॉन्फिडेंटली सिर हिलाया और इसी वक्त उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि ये फोन भारती का था। हेलो बेटा, मैं तुम्हारी कंपनी पहुंच रही हूँ, तुम वही हो ना? फोन की दूसरी साइड से भारती ने कहा, हाँ, मैं आसपास ही हूँ, आप आ जाइए। अभिनव ने जवाब देकर फोन रख दिया और फिर अलैना से कहा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर मीटिंग में मिलते हैं। अलैना ने सिर हिलाकर कहा। अभिनव को उसके ऑफिस छोड़ते हुए अलैना अपने घर की ओर निकल गई। अभिनव अपने कैबिन में आकर बैठा ही था कि तभी उसका टेलीफोन बजने लगा।
सर, आपसे कोई औरत मिलना चाहती है। फोन की दूसरी साइड से टीना ने कहा। ये अपना नाम मिस भारती बता रही है और कह रही है कि ये आपको जानती है। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। अभिनव ने इतना कहकर फोन काट दिया। कुछ ही मिनटों में कैबिन का दरवाजा खुल गया और भारती अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर चली आई। अभिनव भी अपनी चेयर से खड़ा हो गया। हेलो माँ, कैसा रहा आज का दिन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? भारती हाफते हुए मुस्कुराई। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। तुम्हें आज की इन्फॉर्मेशन देकर घर ही जा रही हूँ आराम करने। अभिनव ने एक पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान को देखा और फिर कहा, आज पहली बार आपके चेहरे पर इतनी चौड़ी स्माइल, कुछ तो पक्का खास हुआ है, नहीं? भारती ने हामी में सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सारे जंगली फूल भी मिल गए और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी, लेकिन बेटा अभी भी थोड़ी चीजें मिलनी बाकी है। कुछ तो ऐसा सामान भी है जो ऑर्डर देकर विदेश से इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, लेकिन अभी ऑर्डर करने जितने पैसे ही नहीं है। अभिनव को मन ही मन अफसोस हुआ। उसने भले ही भारती को उसकी जरूरत की लगभग सभी चीजें परोस कर दे दी थी, लेकिन वो उसे डायरेक्टली पैसे देना तो भूल ही चुका था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पैसे ट्रांसफर करने का सोचा, लेकिन फिर उसके मन में एक और ख्याल आया। मैं काम करता हूँ, आपको मेरा कार्ड दे देता हूँ, उससे आप जो मर्जी वो ऑर्डर कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? भारती ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर पूछा, ठीक है बेटा। और हाँ, हमारी कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है? मैं सोच रही थी सारे इंग्रेडिएंट्स वहीं पर रख दूं। हाँ, आप मेरे साथ चलो। अभिनव उसे कैबिन से बाहर ले जाने लगा। टीना बाहर दरवाजे के पास खड़ी उनकी सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि दरवाजा खुलते ही वो दूर हो गई और इस तरह चलने लगी जैसे वो अभी अभी कैबिन की ओर आई हो। आफ्टरनून सर, आपको कुछ फाइल्स दिखानी थी, टीना ने बहाना बनाते हुए कहा। मेरे टेबल पर रख दो, बाद में चेक कर लूंगा, अभी बिजी हूँ। अभिनव टीना की ओर बिना देखे ही भारती के साथ लिफ्ट में चला गया। टीना ने उन दोनों को जाते हुए एक पल के लिए देखा और फिर तुरंत ही अपना फोन निकालकर रानी का नंबर डायल कर दिया। हेलो टीना, कुछ अपडेट? रानी ने फोन उठाते ही पूछा। हाँ मैम, अभिनव जस्ट एक औरत के साथ ऑफिस से निकले हैं और उससे भी शॉकिंग न्यूज। इस औरत से पहले मिस अलायना आई थी अभिनव से मिलने, और तो और उन्होंने फिर साथ में जाकर लंच भी किया। क्या? रानी चौंक गई। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? अलायना अभिनव जैसे आदमी को कैसे जानती है? और फिर दोनों साथ में लंच भी करने गए? ये बिजनेस मीटिंग नहीं थी क्या? नहीं मैम, बिजनेस मीटिंग तो नहीं थी। इनफैक्ट मिस अलायना आज पहली बार नहीं आई थी ऑफिस में, वो पहले भी आ चुकी है। अच्छा, दोनों के बीच कोई चक्कर है क्या? रानी ने इंक्वायरी करते हुए पूछा। मैम, उनके बीच किस तरह का रिलेशन है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात कहूँ, मेरा मन ये बात मानने को रेडी नहीं है कि अभिनव कोई नॉर्मल सा आदमी है। रानी को भी टीना की ये बात कहीं न कहीं सही महसूस हो रही थी। उसे हर वक्त ये सवाल परेशान करता था कि आखिर ये अभिनव था कौन। उसे नौकरी से निकालने की फिराक में रानी खुद अपनी नौकरी खो बैठने की कगार पर आ चुकी थी। इसी वजह से वो अभिनव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी और उसने ये काम टीना को सौंपा था। टीना कई दिनों से अभिनव पर नजर रखकर उसके बारे में रानी को खबर दिए जा रही थी। साथ ही अभिनव के कल ऑफिस नहीं आने की खबर भी रानी को टीना ने ही दी थी। रानी को महसूस होने लगा था कि अभिनव उसकी पोजीशन और पावर के बीच में टांग अड़ा रहा था, इसीलिए वो उससे नफरत करने लगी थी। इसी के चलते उसने अभिनव की शिकायत टाइगर से भी की थी, ये सोचकर कि टाइगर अभिनव को कामचोर समझकर उसे नौकरी से निकाल देगा। और तो